प्राइस देखना है सिर्फ, तो टेक्निकल चार्टिंग करी, वो सब किया, पर पैसा नहीं बना तो देन बट और जॉब में भी एक्सपीरियंस आते चले गए। ऐसे ऐसी जॉब्स मिली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी आ गई, कंपनीज पढ़नी आ गई, तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया फंडामेंटल। ओके। तो ये कितना समय लगता है अपने आप को रियलाइज़ कराने में? सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एवरेज कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं, वो फिर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते रहते हैं, पैसे जलाते रहते हैं। यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन कि क्या आपकी लिमिट है। वेलकम बैक दोस्तों। कल एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जिसमें हमने वेलकम किया था हमारे फेस टू फेस गेस्ट को। आज हम लोग उनसे और डीप बात करेंगे और उनका जो स्ट्रैटेजी है उस पर डिटेल में जाएंगे कि वो इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका होता है इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि बड़ा पैसा कमाना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और आज इस वीडियो के अंदर में लंबा चलेगा दोस्तों, हो सकता है 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, कुछ भी हो सकता है। मैं टाइम घड़ी देखूंगा नहीं, आप भी मत देखिएगा। आपका काम है कॉपी पेन से बस लिखते रहिएगा। और अगर क्वेश्चंस आते हो जो आंसर नहीं हो रहे इस वीडियो में तो कमेंट में लिखिएगा। मैं डेफिनेटली अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका रिप्लाई करेंगे वो। तो चलिए वेलकम करते हैं वापस से हमारे गेस्ट को। हेलो सर जी। थैंक यू वेलकम बैक। थैंक यू। तो कल आपके बारे में जाने, आपकी स्टोरी जाना बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा था लास्ट में कि मैं भी एस्पायर करूँगा कि रिटायर हो जाऊँ। तो आपके लिए मैंने स्टूडेंट्स के जुगाड़ हैं। ये देखें यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ गए आपके जो आपसे सीखने वाले हैं। तो मैं तो सीखूंगा ही, आप इनको भी सिखाएंगे और साथ में हमारी ये जो ऑडियंस है जो आपसे सीखना चाह रही है। तो इतने सारे लोग हैं जो बस बैठे हैं, अब आपसे सीखेंगे। तो विनीत भाई, ऑल सेट रेडी? ऑल सेट। चलिए, तो आपका प्रेजेंटेशन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग डीपर इनसाइड योर प्रेजेंटेशन। तो बस चालू करते हैं डिस्कशन। ठीक है। सो I am already given my coordinates in case किसी को कोई query आती है बाद में, they can also reach out to me and they can also reach out to you. Perfect. And we can then address. Before we start, just a disclaimer, I am an individual investor. I am not associated with any organization, any financial arrangement with anybody. I am not a SEBI registered advisor. Any stock specific discussion, I'll definitely give a disclaimer if I am holding anything. And this presentation is only for knowledge purposes and all. Then I have no affiliations for any financial gains with anybody else. I do not do portfolio management services or any advisory. So कई लोग होते हैं ना, वीडियो देखने के बाद आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर लीजिए, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लैरिटी हो गया है। और हमारा भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर में अगर ये कुछ करते भी होंगे, इनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर ये करते भी हैं तो हमारा आज के रेट में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बना इनके साथ। सर, ये हिंदी में रखेंगे जैसे आपको। हाँ, क्योंकि इंग्लिश में नीचे हम ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं। ठीक, इट्स ईजियर। ठीक है, चले। तो विल डिवाइड द सेशन इनटू 3 पार्ट्स। सब कोई चाहता है कि पैसा बनाए, तो अप्रोच क्या लेनी है। कई लोग चाहते हैं फंडामेंटल, कई लोग चाहते हैं टेक्निकल, तो कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए। फिर की थिंग्स टू डू इन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, जो लोग करते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे पिटफॉल्स होते हैं और करना क्या चाहिए एक्चुअली में। एंड देन आई विल डीप डाइव इनटू हाउ आई डू इट विद डिफरेंट केस स्टडीज ऑल्सो। सो व्हाट इज़ बेटर फॉर मी? फंडामेंटल इन्वेस्टिंग बेटर है, टेक्निकल इन्वेस्टिंग बेटर है, या टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग बेटर है? तो ये जो साइड में कोट है, इन्वेस्टिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी। एक्चुअली दिस आई हैव टेकन फ्रॉम जितेंद्र जी। अच्छा। तो वो भी यही बोलते हैं कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। इट्स ए साइंस, इट्स ए पॉलिटिक्स, इट्स हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कम्बाइंड टुगेदर। तो इवन आप फंडामेंटल करें या टेक्निकल करें, आप भले ही आप प्राइस चार्ट देख रहे हैं, बट दैट प्राइस इज रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग, इवन द जियोपॉलिटिक्स इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग। सो इफेक्टिवली अगर आपको करना जो भी है, चाहे फंडामेंटल करना है या टेक्निकल करना है, गिरना तो पड़ेगा ही। बिना गिरे सीखेंगे नहीं। जब आप गिरते हैं तो आप उस गिरने से बचने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं वो आपको हेल्प करता है वेल्थ क्रिएट करने में, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फंडामेंटल हो। टेक्निकल में लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो गिरने से बचने का तरीका है। सही। टेक्निकल में लोग एल्गो लगाते हैं, वो बिहेवियर से बचने का तरीका है। करेक्ट।
these are all pitfalls. So in order to avoid those pitfalls, you first have to fall and know where the pitfall is, so that you don't put your feet again. तो ये मेजर रिक्वायरमेंट है कि गिरना पहले बहुत ज़रूरी है. बट what suits you better will define आपको टेक्निकल करना है या फंडामेंटल करना है. अब मैं एक एज ए इन्वेस्टर जब मैं चार्ट खोलता हूँ तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन पर नहीं बैठ सकता. मेरे साथ ये बहुत बड़ा मेजर. आप चार्ट खोलते हैं? अगर मैं चार्ट खोलता हूँ अच्छा, ओके, हाँ, तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ. हाँ. मेरे को सरदर्द होता है लाइव चार्ट देखने में, तो मैं टेक्निकल तो कर ही नहीं पाता हूँ. इंट्राडे मैंने कम से कम शायद 4 बार किया होगा लाइफ में, 4 बार लॉस हुआ मुझे. तो क्या आज तक इंट्राडे करना बंद कर दिया. जो चीज़ नहीं हो रही है वो नहीं करनी है, जो हो पा रही है वो करनी है. दैट विल डिफाइन यू. अगर आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी जा रही है तो आप फंडामेंटल कर सकते हैं. अगर आपसे चार्ट नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप टेक्निकल नहीं कर सकते. तो आपको सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करना है कि आप फंडामेंटल करने में कंफर्टेबल हैं या आप टेक्निकल करने में कंफर्टेबल हैं. और जब आप ये डिफ़ाइन कर लेंगे फिर आपको अपने टेम्परामेंट पे ध्यान देना है कि मेरा टेम्परामेंट कैसा है, मैं लॉस कितना देख लेता हूँ, मेरे को स्क्रीन देख के लॉस में घबराहट तो नहीं होती, अगर होती है तो फिर उसको मिटिगेट कैसे करना है. ये सारी चीज़ें जो हैं पिटफॉल्स हैं. तो पिटफॉल्स हर जगह आएंगे, चाहे फंडामेंटल हो टेक्निकल हो. हाउ यू टैकल दोज पिटफॉल्स विल मेक योर प्रोसेस बेटर. जो रूल्स आप बनाते हैं, कोई भी चाहे फंडामेंटल वाला हो या टेक्निकल वाला हो, फंडामेंटल वाले थीसिस बनाते हैं, अपनी एलोकेशन बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं. टेक्निकल वाले अपने स्टॉप लॉस बनाते हैं, सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं, टारगेट बनाते हैं, ट्रेंड देखते हैं, AV/WAP देखते हैं. ये सब तरीके हैं पिटफॉल से बचने के लिए. सो नेट हर बंदा जब गिर जाता है तो वो एक पिटफॉल से बचने का तरीका निकालने की कोशिश करता है. इट्स ए ह्यूमन नेचर. जब आप गिरते हैं तो आप उठने की कोशिश करेंगे ही. तो वो जब आप उठ लेंगे, it will define you what kind of a person you are, whether you like fundamentals or you like technicals. हम सब कुछ भी ट्राई कर रहे हैं. हाँ जी, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं. हाँ. So in initial years of my investing, that's what I did. सबसे पहले मैंने टेक्निकल से ही शुरू किया था. वो एक नेचुरल सा होता है ना, नेचुरल झुकाव है. टेक्निकल चार्ट बुलाता है अपने बात, आजा. और प्लस तब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती थी, बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड. हाँ, तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है. बरोबर. तो प्राइस देखना है सिर्फ, तो टेक्निकल चार्टिंग करी, वो सब किया, पर पैसा नहीं बना. तो देन और जॉब में भी एक्सपीरियंस आते चले गए. ऐसी जॉब्स मिली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी आ गई, कंपनीज पढ़नी आ गई, तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया फंडामेंटल. ओके. तो ये कितना समय लगता है अपने आप को रियलाइज कराने में? सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. एवरेज कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं, वो फिर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते रहते हैं, पैसे जलाते रहते हैं. यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन कि क्या आपकी लिमिट है. आपने 10 बार पैसा जला लिया, उसके बाद बंद कर दो ना पैसा जलाना. या 4 बार, मैंने 4 बार लॉस कर दिया, मुझे पता लग गया मैं इंटरडे नहीं कर सकता. ओके. बट पीपल विल स्टिल कंटिन्यू टू डू इट. ये एक साइकोलॉजी है, बिहेवियर है. वो बिहेवियर में आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा. इट्स लाइक गीता पढ़ना है, अपने आप को ढूंढना है. पर आपको कितना टाइम लगा? मेरे को इनिशियली आई वेस्टेड अराउंड 4 years इन टेक्निकल्स. मेरा रिटर्न नहीं बन रहा था. फिर भी 4 साल लगे? फिर भी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़नी आती थी, कोई रास्ता ही नहीं था और कोई तरीका नहीं था. फिर धीरे धीरे लोगों से टिप मांगनी शुरू करी. वो हर एक बंदे का एक कर्व होता है, सीखना शुरू करता है. पहले एक बार एक जगह पे गिरेगा, फिर दूसरी बार दूसरी जगह पे गिरेगा, उस जगह पे नहीं गिरेगा, फिर तीसरी बार तीसरी जगह पे गिरेगा. उसे समझ आता चला जाएगा कि यहाँ नहीं गिरना है. और फिर एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे उसे रास्ता मिल जाएगा पॉट होल से बच के जाने का, और वही उसका रास्ता होता है. वो कितने टाइम बाद हुआ? दैट रियलाइजेशन केम आफ्टर 8 years ऑफ माई इन्वेस्टिंग. ओह माय गॉड, इतना टाइम किसके पास है? इतना टाइम किसी के पास नहीं. इसलिए तो पैसा कम लोग बनाता है. हाँ, टाइम ही नहीं है लोगों के पास. सही है. अभी मुझे 18 साल हो गए हैं काम करते हुए. 18 साल हो गए हैं? तो 18 साल का एक्सपीरियंस पूरा 1.5-2 घंटे में मिलने वाला है दोस्तों. तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जो लोग करते हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ली और प्राइस देख लिया, रेशोज देख ली और इन्वेस्ट कर दिया. यू हैव टू डीप डाइव इनटू द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, क्योंकि पैसा आपका फ्यूचर में बनना है.
चाहे आप टेक्निकल में करें, चाहे आप फंडामेंटल में करें, पैसा तो आपका फ्यूचर में ही बनेगा, क्योंकि आप आज खरीद रहे हैं और फ्यूचर में पैसा बनेगा। तो क्रिस्टल गेजिंग करनी पड़ेगी आपको, ज्योतिष बनना पड़ेगा, ज्योतिष विद्या आनी चाहिए। पहले ज्योतिषी में लोग अपनी कुंडली पढ़ते हैं, इसमें आपको या तो चार्ट पढ़ना है या फिर आपको कंपनी पढ़नी है। नेट आपको करना तो क्रिस्टल गेजिंग ही पड़ेगी और तभी पैसा बनेगा। ये मैं एक CNBC में इंटरव्यू सुन रहा था मिस्टर मुकेश चौखानी का। हाँ चौखानी जी, अच्छा, फर्स्ट नेम भूल रहा हूँ शायद उनका मैं। तो उन्होंने बोला था कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी CNBC में जो एंकर उनको बार बार, तो बोल रहे थे कि देखो ऐसा है कि अल्टीमेटली मैं भी यहाँ गेस वर्क कर रहा हूँ तुम भी गेस वर्क ही कर रही हो, बिकॉज फ्यूचर क्या होने वाला किसी को नहीं पता। जो सबसे इंटेलिजेंट गेस कर लेता है वही इमर्ज हो जाता है विनर। सो दिस इज बाय मिटिगेटिंग द रिस्क विच कैन बी नोन। जो रिस्क नोन ही नहीं है, कल को अमेरिका के ऊपर किसी ने बड़ा न्यूक्लियर वॉर कर दिया, आप नोबडी नोज। करेक्ट, दिस इज एन अननोन रिस्क। सिर्फ नोन रिस्क को मिटिगेट करते हुए इन्वेस्ट करना है, चाहे वो फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो। आपने बताया था कि कोविड में आपने अच्छा पैसा बनाया, वो एक अननोन रिस्क था। कोविड वाज एन अननोन रिस्क। तो क्योंकि आपका नोन रिस्क का वर्किंग बहुत अच्छा है, इसलिए अननोन रिस्क के सिचुएशन में भी आप पैसा बना लेंगे बड़ा। हाँ, सो हुआ क्या कि मेरी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जो मैंने बताया, मैं कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर हूँ। कोविड में इन वन ऑफ द स्टॉक आई हैड 60% एलोकेशन। 60% इन वन स्टॉक? इन वन स्टॉक। ये तो बहुत रिस्की है। उस टाइम के लिए रिस्की था, क्योंकि उस टाइम मेरी सैलरी ऐसी थी कि माई सैलरी कुड सेव मी माई होल पोर्टफोलियो। अगर मैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो खत्म भी हो जाता तो अगले साल दोबारा उतना ही साइज का पोर्टफोलियो बन जाता। अच्छा। इतनी अच्छी सैलरी थी। तो इस वजह से आई वॉज एबल टू टेक हायर रिस्क। और जो स्टॉक में मैंने लगाया था उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू समवेयर अराउंड 5,000 करोड़ थी, और वो ट्रेड कर रहा था 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे। इट वॉज एन IBC केस। उसमें 75% डाइल्यूशन प्रपोज था। तो 75% डाइल्यूशन करके भी वो 400 करोड़ की कंपनी 2400 करोड़ की एट द करंट प्राइस बनती है। तो मेरे लिए अपसाइड 2 टाइम्स था, 2400 से 5,000 करोड़। बट ड्यूरिंग द कोविड एकदम से न्यूज़ आई कि वो कंपनी जो है N95 मास्क बनाएगी, और वो स्टॉक जो है वो विदाउट इवन डाइल्यूशन बिकेम 10 टाइम्स विदाउट डाइल्यूशन। एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि यार अभी तो डाइल्यूशन भी नहीं आया है, एंड दिस हैज बिकम सो ह्यूज, इट आई शुड स्टार्ट एग्जिटिंग। तो देन आई स्टार्टेड एग्जिटिंग। अभी आप एग्जिट कर चुके हो उसमें से पूरा? वो कोविड के टाइम ही जून में ही एग्जिट कर दिया था। तब तो आप नाम बता ही सकते हैं। हाँ, तो इट वाज आलोक, इट इज वन ऑफ द IBC केसेस, आलोक इंडस्ट्रीज। और सिर्फ 2 ही IBC केसेस में आज तक लोगों का पैसा बना है, एक रुचि सोया और एक आलोक इंडस्ट्रीज। रुचि सोया में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना है। जो लोगों को दिखता है 6 रुपये का शेयर 1400 हो गया, वो 6 का नहीं है। क्योंकि रुचि सोया में डाइल्यूशन थी 1:100 की। अच्छा। तो वो 6 रुपये का शेयर नहीं है, वो 600 रुपये का शेयर है। तो 600 रुपये का शेयर जो है आज 1100-1200 पे ट्रेड कर रहा है। और आलोक इंडस्ट्रीज में 75% की डाइल्यूशन थी। तो जो मैं बता रहा हूँ वो डाइल्यूशन से पहले का मैं बता रहा हूँ। आज के टाइम पे आलोक इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 10-12 हज़ार 15 हज़ार करोड़, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 14 रुपीज। आई एग्जिटेड एट अराउंड 40 एंड द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 20,000 करोड़ मार्केट कैप दैट टाइम विदाउट डाइल्यूशन। तो ये जो IBC और ये सब जो सिचुएशंस पे आते हैं, आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह के स्टाइल्स होते हैं। तो व्हाई यू गॉट इनटू दैट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग? सो हुआ क्या, एक तो न्यूज़ और उसका बहुत ज़्यादा मेरे को शौक है कि मैं पढ़ता रहा हूँ क्या चल रहा है मार्केट में। एक दिन सडनली 2018 में न्यूज़ आई कि इंडिया ने डिफ़ॉल्टर लिस्ट निकाली है 25 लोगों की, उसमें से ये सब नाम थे। और धीरे धीरे सबके IBC रेजोल्यूशंस आने लगे। अब क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की तब तक समझ आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारे बैंकर्स के साथ डील करता था। क्योंकि आप EY में थे? EY के बाद मैं दुबई में शिफ्ट हो गया था। आप दुबई फॉर 4 years। अच्छा। तो वहाँ पर माई CEO वॉज एन एक्स बैंकर ऑफ बार्कलेज। अच्छा। तो वो काफ़ी बैंकर्स के साथ डील करते थे, और मैं भी उनके साथ ही बैठा होता था, क्योंकि सारी नेगोशिएशंस में आई हैड टू सपोर्ट हिम इन ऑल द मटेरियल। तो वहाँ से काफ़ी कुछ समझ आया कि कैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशंस को सीव थ्रू करना है, कौन सी काम की चीज़ है। और बहुत सारी डेट सिंडिकेशंस में लॉयर्स के साथ बहुत काम होता था, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे।
तो जब लीगल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी शुरू करी आईवीसी केसेस की, तो 2 केसेस सामने आए जिसमें इक्विटी बच रही थी, रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज। रुचि सोया का जब इंट्रिंसिक वैल्यू देखा तो उसमें 100:1 की डाइल्यूशन थी, विच वॉज नॉट लुकिंग वेरी एंटाइसिंग टू मी। इसके अंदर 75% की डाइल्यूशन थी एंड द प्रमोटर पेडिग्री वॉज ऑल्सो बेस्ट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ टुडे। तो इसलिए फिर सोचा कि यार इट इज़ बेटर टू गो विद हिम एंड ही कैन डू एवरीथिंग इन इंडिया। सो इसलिए फिर आलोक इंडस्ट्रीज़ को चूज़ किया। बट जब मैंने ख़रीदा था शुरुआत एलोकेशन जो थी वो 10% की थी, तब 6 रुपये का था। फिर वो वहाँ से गिरा, 4 रुपये आया और लिया, 10% और एलोकेट किया। जैसे जैसे सैलरी आती गई एलोकेट करता चला गया और वो शेयर 3 रुपये आ गया 6 रुपये से। आई स्टिल कॉन्टिन्यू टू एलोकेट ऑन इट। 2018 से लेना शुरू किया था और फिर उसके बाद वो शेयर देन द पर्सन हु वाज एक्वायरिंग ही वांटेड हिम टू गेट डीलिस्टेड। अब लीगल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इतना तो समझ आ गया था कि रेजोल्यूशन प्लान इज सुप्रीम, उसके बियॉन्ड कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज पास्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर ऑन टॉप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हीं की बात मानी जाएगी। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ये अप्रूव कर दिया था कि ये शेयर जो है 5 साल तक डीलिस्ट नहीं होगा। ओके, वो डॉक्यूमेंट में मेंशन था, वो रेजोल्यूशन प्लान मैंने पढ़ लिया था। और उसके बाद अब कोई कितना भी जोर लगा ले, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंपनी। तो इतना तो पता था कि डीलिस्ट नहीं होगा। फिर वो शेयर डीलिस्टिंग की न्यूज़ के बीच में 1.5 रुपये का हो गया, 6 रुपये वाला शेयर 1.5 रुपये का हो गया। अच्छा, आई होल्डेड इट दैट टाइम। एंड फिर फरवरी 2020 के आसपास जब कोरोना की, बाहर कोरोना था, इंडिया में कोरोना नहीं था उस टाइम। उस टाइम मैंने उठा लिया जितने उठा सकता था, 60% एलोकेशन कर ली एंड माय एवरेज प्राइस वाज समवेयर अराउंड 4 आफ्टर डूइंग ऑल दिस। और सडनली एकदम से वो डीलिस्ट हुआ, क्योंकि उसे रीलिस्ट होना था। उसके अंदर प्लान था कि 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू लेकर आएंगे। जब ये हुआ तब वो शेयर जब लिस्ट हुआ वो 16 रुपये पे लिस्ट हुआ। सेम शेयर। अच्छा, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर 16 रुपये पे लिस्ट हो गया। मैंने अपने ब्रोकर को उसी दिन फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ये मेरे शेयर निकाल दे तू आज ही। अच्छा, 4 रुपये का है, 4 गुना मिल रहा है, निकाल दे आज। तो वो बिहेवियर आ जाता है फिर वहाँ पे। बट द डे इट गॉट लिस्टेड इट वेंट ऑन ए लोअर सर्किट, आई कुड नॉट सेल इट एंड इट केप्ट ऑन गोइंग लोअर। 2 दिन मैंने ऑर्डर लगाए, मेरा नहीं बिका। मैंने ब्रोकर को बोल दिया अब तू छोड़ दे, ये दोबारा 4 रुपये आएगा, मैं भर के उठाऊंगा अब। अच्छा। क्योंकि तब तक और पैसे इकट्ठे हो गए थे, सैलरी तो आई रही थी। तो बाय द टाइम इट वेंट टिल 4, तब तक इंडिया में कोविड की न्यूज़ आ गई और इंडिया में N95 मास्क की घोर कमी थी। तब सडनली रिलायंस फाउंडेशन से न्यूज़ आई, वी विल सप्लाई N95 मास्क इन इंडिया, जहाँ जहाँ जिसको भी ज़रूरत होगी, एंड इट विल बी सप्लाइड थ्रू आलोक इंडस्ट्रीज। और वहाँ से फिर वो शेयर ने भागना शुरू किया। वो 4 रुपये का शेयर सर्किट लगते 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 60 रुपये का हो गया। 4 का 60? हाँ। एंड थैंकफुली आई हेल्ड इट। अरे वो 14 में मन नहीं किया बेचने का? सो तब तो ये हो गया कि अब तो N95 मास्क आ रहा है, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता इन्हें। तो N95 वो क्या, तो बहुत लोग बना रहे थे उस समय। पर आलोक वॉज द फर्स्ट मूवर। वो N95 बाद में जब बने हैं ना, तब तक तो आलोक फिजल आउट हो चुका था। अच्छा। तो जून में आई स्टार्टेड एग्जिटिंग, बाय द टाइम इट वाज 60। माय फर्स्ट एग्जिट वाज समवेयर अराउंड 58। फिर धीरे धीरे एग्जिट करते करते 40 पे मेरा पूरा एग्जिट हो गया था। तो ये कैसे पता लगता है कब एग्जिट करना है? कि फंडामेंटली एग्जिट पॉइंट निकालना तो बहुत मुश्किल। मेरे को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था कि मेरा पोर्टफोलियो रोज 5% ऊपर नीचे हो रहा है, पूरा पोर्टफोलियो। अच्छा। तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था यार, पता नहीं कहीं कल को इतना पैसा तो बन गया है, कल को नीचे भी वापस आ गया तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट होल्डिंग। तो एग्जिट एक बार में करते हैं कि स्टैगर्ड? इनिशियली आई थॉट कि मैं स्टैगर्ड करूँगा, मैंने स्टैगर्ड शुरू भी करी, बट इट स्टार्टेड हिटिंग लोअर सर्किट्स। द फर्स्ट डे सर्किट ओपन एट अराउंड 40, आई एग्जिटेड फुल। अच्छा। उसके बाद फिर अब जो भी हो, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, आई डोंट हैव टू रिमोर्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड 10 टाइम्स। फेयर इनफ। अच्छा है केस स्टडी आपका ये। बट ये यहाँ तक पहुँचने में तो बहुत स्टडीज और काफ़ी कुछ लगा होगा। इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है। हाँ। लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ना, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। 5,000 करोड़ का उनके पास लैंड पड़ा था,
ये पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। पहले तो ये दिखा लो कि कंपनी के पास कितना डेट है, डेट का क्या होने वाला है, और वो डेट जब ख़त्म हो जाएगा तो कंपनी की क्या वैल्यू बनेगी। जो मेजर जो रिस्क था उसके अंदर वो ये था कि कंपनी की एक्विजिशन के बाद कहीं जो पेरेंट कंपनी है जो एक्वायर कर रही है वो पूरा मार्जिन खा तो नहीं जाएगी अपनी कंपनी के अंदर। दैट वाज द मेजर रिस्क फॉर मी एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। वो तो बहुत सारे केस स्टडीज है जहाँ पर वो हुआ भी होगा। हाँ जी। चलिए अपने और पीछे जाते हैं, पूरा प्रोसेस एकदम ज़ीरो से चालू करते हैं। ये तो आपने आपका खुद का एक एग्जांपल दे दिया, उससे आप पता लग रहा है कि आप क्या सोचते हैं। तो एकदम बेस से चालू करते हैं कि ज़ीरो से अगर किसी को चालू करना है तो क्या क्या उसको पता होना चाहिए। तो इनिशियली जब लोग एक्चुअली फंडामेंटल इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ नज़र आती है, इकोनॉमिक टाइम्स भी वही दिखाती है, पी देखते हैं, छोटी पी की 4 रुपये की पी पे लगाएंगे और वो 16 रुपये की हो जाएगी, पैसे बन जाएंगे। बराबर है। बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। जो 4 की पी है वो 4 की ही रह जाती है। और ये इनिशियल ईयर्स में मैंने लर्न किया। जब मैं सेल पे पैसा लगाता था तब मुझे नज़र आता था कि सेल तो यार 4-5 की पी पे ही चलता है। अभी भी वही है। 18 साल हो गए मुझे। तो सिर्फ लो पी में इन्वेस्ट करने से पैसा नहीं बनता। इनिशियल फंडामेंटल इन्वेस्टर ये सोचता है कि लो पी में पैसा लगा लो, पैसा बन जाएगा, नहीं बनता। फिर जब उसमें पैसा नहीं बनता तो फिर वो मूव हो जाते हैं ग्रोथ स्टॉक में। ओके। सेल्स की ग्रोथ आ रही है तो पैसा बन ही जाएगा। बट सेल्स की ग्रोथ आ रही है, आज आ रही है, ये प्राइस जो है ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले। तो वहाँ पर लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि आगे कितनी ग्रोथ आनी है वो देखना है ना। सबसे बड़ी बात वो ज्योतिषी करनी है ना। कैसे पता लगेगा कि आगे क्या सोच कंपनी पढ़नी पड़ेगी, केपेक्स कितना कर रहे हैं, कंपनी को कितना भरोसा है अपने ऊपर, आगे क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, वो सब देखना पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट का कमेंट्री में रहेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट कॉन कॉल्स, और मैनेजमेंट किस हिसाब से, कितने कॉन्फिडेंस से कॉन कॉल में बोल रही है, वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने से नहीं होगा, सेंटिमेंट मेजर करना होगा। अब जितने आप लोगों से मिलेंगे आप तब तक नहीं वैल्यू समझ पाएंगे लोगों की लैंग्वेज की, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं। सही। इसलिए लोगों से मिलना बड़ा ज़रूरी है। फिर जब एक लाइन और नीचे आ जाते हैं, जब ये भी नहीं चलता ना, फिर लोग कहते हैं नहीं यार प्रॉफिट देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, ईपीएस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा। बट वहाँ पर भी बहुत सारे कैच होते हैं। कई बार इक्विटी डाइल्यूशन हो जाती है, कई बार एफपीओ आ जाता है, कई बार डेट जो है ज़्यादा ले लेती है कंपनी। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होते चले जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ देखने से कुछ नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद फ्यूचर क्रिस्टल गेजिंग भी करनी है। ओके। इतना पीएनएल पढ़ने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आता है और पैसा नहीं बनता है, तो मेरे जैसा बंदा जिसको कुछ नहीं आता होता है वो बैलेंस शीट पे मूव करता है। अब मैं बैलेंस शीट देखूंगा और लो डेट वाली कंपनी देखूंगा, उसमें पैसा बनेगा बहुत, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल तो ऊपर है। सही है। और इंटरेस्ट इनकी कॉस्ट लगेगी नहीं, तो पैसा ही पैसा होगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ जो आएगी वो केपेक्स से आएगी, वो लो डेट से नहीं आएगी। और कई बार कंपनी डेट लेकर भी ग्रो करती है, दैट्स फाइनेंशियल लीवरेज। और जहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज होगी वहाँ पर फास्टर ग्रोथ आती है। ज़रूरी नहीं है कि लो डेट वाली कंपनी आपको ग्रो करके देगी। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव हैं, इट इज़ नॉट वेरी क्वांटिटेटिव। तो सिर्फ एक चीज़ को देखकर इन्वेस्ट करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो दीज आर ऑल कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स, दिस आई हैव डन इट, दैट्स व्हाई। राइट, सही। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, यार रामदेव अग्रवाल जी खरीद रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला खरीद रहे हैं, प्रमोटर खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, HDFC फंड खरीद रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। बट पीपल डू नॉट नो द रैशनल व्हाई दे आर बाइंग इट, एंड व्हेन दे विल एग्जिट यू विल नॉट इवन नो। यू विल गेट रिपोर्टेड आफ्टर 3 months इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आपको अल्टीमेटली देखना तो खुद ही पड़ेगा अगर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करनी है तो। या फिर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड को दे दें, या फिर आप PMS में दे दें। PMS जितने पैसे नहीं है तो स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड आपके लिए बने ही हुए हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी स्किलफुल। दिस इज़ व्हाट आई फील। राकेश जी नहीं बन गए ऐसे, दमानी जी नहीं बन गए ऐसे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है पीछे।
आज के टाइम पे उनको देखकर आइडियल समझ के आप अगर उनके फॉलो करेंगे स्टेप्स, तो आप उनका पोर्टफोलियो 40,000 30,000 करोड़ का है, उनको रिटर्न चाहिए 10% का 40,000 करोड़ पे, आप 4 लाख पे 10% के रिटर्न अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप कब पहुंचेंगे 40,000 करोड़ पे? सही बात है। तो पोर्टफोलियो साइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अप्रोच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एलोकेशन की तो मैं बात करूंगा ही, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। पर ये सब करने के बाद मुझे लगता था कि मैं विनर हूँ, मेरा पैसा बन जाएगा, बट उसके 6 महीने बाद 8 महीने बाद रियलाइज होता है नहीं यार अब पैसा नहीं बनेगा। फिर अब एक इसके बाद ना एक ऐसी स्टेज आती है जो और ज़्यादा टारगेटेड अप्रोच लेते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। आजकल स्क्रीनर आ गया, मैं ये सब लगा दूंगा, फिल्टर स्क्रीनर यूज़ करूंगा, कॉम्बिनेशन फैक्टर लगा के इन्वेस्ट कर दूंगा। Screener will only help you identify a company which has done good in the past, not it will do in the future. So future के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। Screener will only tell you, the biggest example is the consistent compounder in the market, HDFC। पिछले 20 साल में इतनी वेल्थ क्रिएट करी है, पिछले 3 साल में कुछ नहीं क्रिएट करा। तो फ्यूचर जो ग्रोथ आनी है, that is not dependent on past. It is dependent on how you will do in the future. और साथ में कई ऐसी कंपनीज होती है ना जिनको बैलेंस शीट सजाना आता है। हाँ, जैसे ब्राइटकॉम। बिल्कुल, हर स्क्रीनर में ब्राइटकॉम आ जाता है। तो स्टॉक का हालत देखिए। बिल्कुल। तो स्क्रीनर में तो आपको सिर्फ डेटा क्रंचिंग है। स्क्रीनर इज नॉट क्वालिटेटिव, इट इज क्वांटिटेटिव। करेक्ट। क्वालिटेटिव आपको बनाना पड़ेगा उसे, और क्वालिटेटिव बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब मैं जब भी कहीं पर बोलता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा तो लोग बोलते हैं यार आप पढ़ने को बहुत बोलते हो। मैं कहा यार पढ़े बिना तो कुछ काम होगा नहीं। आप कहो कि इन्वेस्टिंग भी करनी है, पैसे भी बनाने और पढ़ना भी ना पड़े, तो फिर तो आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा दे दो। सही बात है। फिर ये सब जी नहीं चलता है ना, फिर एक थर्ड कैटेगरी आजकल जो नई जनरेशन आ गई है, हम फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग देखेंगे। बहुत जाने माने हमारे फंड मैनेजर हैं, वो फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग की बात करते हैं। बट द पॉइंट इज फ्यूचर फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग देखनी है आपको, वो भी यही बोलते हैं फ्यूचर फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग देखो। पुरानी तो देख ही रहे हो, पुरानी में ये हो गया है, फ्यूचर में कैसे करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते आ रहे हैं, और पिछले 2 साल से तो ये ज़्यादा हो गई हैं, स्पेशली स्क्रीनर वाली और फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग वाली, जब से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गया है सोशल मीडिया पे। बट अल्टीमेटली फ्यूचर तो उसी का ही होगा ना जो पास्ट में अच्छा किया है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं। अब फॉर एग्जांपल HDFC है, HDFC बैंक हैज़ ग्रोन बाय 20-25% कैगर ऑन देयर बुक इन पास्ट 18 ईयर्स। अगर पिछले 2-3 साल का डेटा हटा दे तो 20 से 25% की कैगर पे ग्रो करे हैं, इसलिए उनको अच्छा मल्टीपल मिलता था, प्राइस टू बुक 4 टाइम्स 4.5 टाइम्स मिलता था। बट ओवर पास्ट 3 years देयर ग्रोथ हैज़ टेपर्ड डाउन, प्राइमरली ड्यू टू शेयर साइज ऑफ द बैलेंस शीट। जब साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ टेपर करेगी। जब आपकी ग्रोथ टेपर करेगी तो आपको मल्टीपल कम मिलेगा। आपको मल्टीपल ज़्यादा तभी मिलता है जब आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। बजाज फाइनेंस बिगेस्ट एग्जाम्पल, 2 लाख करोड़ की बुक उन्होंने 10 साल में बनाई है। 2 से 4 बना लेंगे 4 साल में, 4 से 8 बना लेंगे मे बी अगले 4 साल, बट 8 से 16 कितने साल में बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वहाँ पर ग्रोथ टेपर डाउन हो जाएगी। So, बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहाँ पर ग्रोथ इज कमिंग डाउन फ्रॉम 35% to 27% एंड हेंस द प्राइस टू बुक मल्टीपल हैज चेंज्ड। सेम इज द केस विद HDFC लिमिट बैंक, एंड मर्जर के बाद तो वो और बड़ी कंपनी बन जाएगी, फिर और बड़ा बेस होगा, इसलिए वो इतनी ज़्यादा ब्रांचेस भी खोल रहे हैं, 5-5 हज़ार ब्रांचेस का उनका टारगेट है। तो जितना बड़ा कंपनी होता चला जाएगा उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम होती चली जाएगी, उसका वैल्यूएशन मल्टीपल कम होता चला जाएगा। फेयर पॉइंट। तो ज़रूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। केस टू केस बेसिस करना है, जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है ये। समझ गए। फिर थर्ड कैटेगरी आती है, मैंने बैलेंस शीट पढ़ लिया है, मैंने कॉन कॉल पढ़ लिया है, मैंने PPT भी पढ़ लिया है, मेरे को प्यार हो गया कंपनी से, अब तो मैं इसी में पैसे लगाऊंगा। ऐसे नहीं होता है।
क्योंकि होगा क्या, आपके पढ़ने के बाद आपको कॉम्प्रीहेंड भी करना है, कॉम्प्रीहेंड करके काम की बात समझनी है। मैं एक रिसेंट कॉन कॉल पढ़ रहा था, इन्फोसिस की कॉन कॉल थी, Q4 की कॉन कॉल थी। उन्होंने 15 दिन में जो रेवेन्यू लॉस हुआ उनका Q4 में, वो लास्ट 15 डेज में हुआ, प्राइमरली ड्यू टू सिलिकॉन वैली बैंक इवेंट। ओके, अब नाउ दे आर सेइंग कि अगले क्वार्टर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरी कॉन कॉल यही बोल रही है। लेकिन जो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है ना कि 15 दिन में सारा लॉस हुआ है, दैट डेफिनेटली टेल्स मी दैट द लॉस विल ट्रिकल डाउन इन द नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि 15 दिन में तो पूरा सेक्टर चेंज होने से रहा। बराबर है। तो ये एक काम की बात है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कॉम्प्रीहेंड भी करना है, लॉजिक निकालना है और काम की बात के ऊपर एक्शन लेना है। बात तो सही है। और फिर चौथी कैटेगरी आती है जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, मैंने स्कटलबट कर लिया है। हाँ। दिल्ली के एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ है, GMR ले लो। ऐसा नहीं होता है। रेड टेप के स्टोर में बहुत भीड़ है, मिर्जा का शेयर ले लो, नहीं होता है ऐसा। स्कटलबट ऐसे नहीं होती है। स्कटलबट प्रॉपर तरीके से सप्लायर से बात करो, कस्टमर से बात करो। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसका टेक्सटाइल्स का काम है। हाँ। मैं उससे हर होली दिवाली पे पूछता हूँ, भाई इस बार दिवाली कैसी गई है तेरी, मार्केट में क्या चल रहा है। और वो जब मेरे को फीडबैक देता है तो मुझे उससे एक जनरल फीलर आती है कि SMEs का कैसा काम चल रहा है, क्योंकि ही इज़ नॉट ए बिग लार्ज कॉर्पोरेट, ही इज़ ए स्मॉल कॉर्पोरेट। मैं कहीं पर परचून की दुकान पे जाता हूँ, पूछ लेता हूँ दिवाली पे होली पे कैसी सेल चल रही है, ठीक है। कोई भी इवेंट आता है, फेस्टिवल्स आते हैं, क्योंकि ये सब सीजन्स जो होते हैं यहाँ पर इनकी बहुत कमाई होती है, और उस टाइम आपका ग्राउंड ऑन द फीट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे को दिसंबर का रिजल्ट आने से पहले पता था कि दिसंबर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज का। दैट्स प्राइमरली बिकॉज आई वॉज इन टच विद द ग्राउंड, एंड दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स कि आई स्टार्टेड एग्जिटिंग माई पोर्टफोलियो इन दिसंबर ऑल्सो। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है ना, उन सबको आप नेगेट कर रहे हैं एक एक करके। इसीलिए आई गेस देयर इज सम डिफरेंशिएशन व्हिच लीड्स टू अ बेटर वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी। गुड। भीड़ के साथ चल के तो पैसा बनता नहीं है। और एक्चुअल में देखा है तो जो आपने 2 स्लाइड में दिखाया ना, अब उसमें भीड़ हो गया है, बहुत भीड़ हो गया उसमें। तो अब करना क्या है, ये सब नहीं करना है तो क्या करना है? रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 95% ऑफ पीपल आई मीट दे डोंट वांट टू रीड। एनुअल रिपोर्ट कोई पढ़ के राजी नहीं है। एक बंदा है, वो मेरे को काफ़ी एडमायर भी करते हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं सीखना चाहता हूँ इन्वेस्टिंग कैसे करें। मैंने कहा देखो ये फाइल है एनुअल रिपोर्ट, आप ये पढ़ो। तो उन्होंने फाइल खोली मेरे सामने, कह रहे आज ही पढ़ना शुरू करूँगा। देखा फाइल में 219 पेज हैं, कह रहे ये 219 पेज पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ। कह रहे यार ये कैसे होगा? मैंने कहा ऐसे ही होगा, और ऐसी 5 फाइलें पढ़नी पड़ेंगी, पुरानी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, प्रमोटर ने क्या केपेक्स प्लान किए थे पिछले 3 साल में, उन्होंने वो केपेक्स एग्जीक्यूट किए हैं या नहीं किए, उन केपेक्स की टर्नओवर क्या है, उतना रेवेन्यू ला पाए हैं नहीं ला पाए हैं, वो सब देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो हिकअप आता है ना फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में लोगों को, वो पढ़ने का आता है, और पढ़ने के बाद भी समझने का आता है। पढ़ तो लेते हैं, इंग्लिश तो सबको आती है ऑलमोस्ट, उसके बाद समझने की भी बहुत दिक्कत है, तो समझना भी बहुत ज़रूरी है। और समझने के बाद उसमें कॉमन सेंस लगानी है। ये ओवर एनालाइज नहीं करना है किसी चीज़ को। मैंने कॉमन सेंस लगाई, 5000 करोड़ की उसकी लैंड बैंक है, 400 करोड़ में मिल रही है, डाइल्यूशन के बाद 2500 करोड़ हो जाएगी, मेरा 2x का सिंप्लीफिकेशन है। अब मुझे उसके ऊपर जो मिला वो तो मलाई है। तो सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, ओवर एनालाइज नहीं करना है किसी भी चीज़ में। बट इसमें ऐसे कई चीज़ें होती है ना जो बैलेंस शीट में या एनुअल रिपोर्ट में नहीं होती है, वो नोट्स में फाइनेंशियल नोट्स में जाके देखना पड़ेगा। वो रहेगा उसमें? बिल्कुल। कुछ ऐसा हो सकता है जो नोट्स में मिस कर गया, जो आपको नहीं पता, किसी और को पता है? ऐसा होता है। इन वन ऑफ द बैंक्स देयर इज ए नोट विच सेज हमारे अदर एक्सपेंसेस क्या हैं। उनकी कॉस्ट टू इनकम रेशो बहुत हाई है। उनकी अदर इनकम के अंदर 60% इज पार्क्ड इन अनदर इनकम, जिसका कोई ब्रेकअप ही नहीं है। वो जब उनसे कॉन कॉल पे पूछो, वो कॉन कॉल पे बोल देते हैं हम तो प्रोवाइड ही नहीं करते ब्रेकअप। फिर मैं ब्रांच में जाना शुरू करा, ब्रांच में पूछना शुरू करा, मैंने कहा भाई कहाँ पर खर्चे होते हैं तुम्हारे, बताओ ब्रांच में। तो पता चला कि वो DSA एजेंट को बहुत पैसा देते हैं। अच्छा। फिर DSA एजेंट सर्च करने शुरू करे यूट्यूब पे, एंड दैट बैंक वाज पेइंग द हाईएस्ट अमाउंट टू DSAs।
तो मेजर खर्चा जो था DSAs को जा रहा था. They were sourcing the loans etc. accounts etc. from DSAs. तो हर चीज़ को मिटिगेट करने के तरीके होते हैं, बस हमें ढूंढने हैं वो तरीके. समझ गया मैं. ये आपने वाया डेस्कटॉप क्यों लिखा? क्योंकि आगे वाला जो है वो वाया डेस्कटॉप नहीं है. अच्छा, मेरे को लगा बोले मोबाइल फ़ोन पे मत पढ़ो. मतलब एज इन मतलब घर बैठे बैठे. अच्छा, समझ गया. आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है ये करने के लिए. हेलो सर, एज यू सेड कि हमें बहुत पढ़ना चाहिए, हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि थिंग्स आर गोइंग टू टर्न बैड फॉर अ कंपनी और अ सेक्टर. इज इट एडवाइजेबल बाय यू कि व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू टर्न बैड then also you'll be getting the price, like you'll be getting a good entry price in that stock or a sector. So is it advisable to invest during those bad times so that when good times come you'll be reaping the benefits then? So it all depends on the company. So for example recently QSR के अंदर मार्जिन प्रेशर बहुत था, इन्फ्लेशन बहुत है, बहुत. ठीक है. तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी नज़र आ रही है कि अगले 6 महीने 8 महीने में हाई जाएगी, मार्जिन प्रेशर रहेगा ही रहेगा. सभी QSR स्टॉक्स की पिटाई हुई. अब मुझे ये देखना है कि ये रिवाइवल कब आएगा. इज इट गुड टाइम टू एंटर और नॉट, या अभी और प्रेशर आएगा. तो वो थोड़ा सा वही ज्योतिषी वाली बात आ जाती है. थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर मेरे को 6 महीने में और प्रेशर आना है तो आई विल वेट एंड सी कि प्रेशर आ गया है या नहीं आ गया, और फिर मैं अपनी एक वो बना लूँगा कि ये मेरा हर्डल है, इसके नीचे मैं इन्वेस्ट करूँगा. हर्डल मतलब हर्डल एज इन द प्राइस, द वैल्यू विच आई एम गेटिंग एट. फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे केस स्टडी भी ली है इसके बारे में, एंड आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दैट शेयर. बर्गर किंग है. तो बर्गर किंग का जो स्टोर का केपेक्स होता है वो समवेयर अराउंड 2.5 से 3 करोड़ के आसपास होता है. और बर्गर किंग की मार्केट कैप पर स्टोर अगर मुझे 6 से 7 करोड़ के बीच में मिल जाती है, इट इज़ ए गुड बाय फॉर मी. क्योंकि आगे स्टोर भी इंक्रीज होंगे, एवेंचुअली पर मार्केट कैप स्टोर भी इंक्रीज होता चला जाएगा. एंड क्योंकि बाकी सब कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो 20 करोड़ एंड अबव पर स्टोर पे ट्रेड करते हैं, बिकॉज दे हैव हायर एबिटा मार्जिन्स एंड एवरीथिंग इज गुड. बर्गर किंग इज़ ए न्यू कंपनी, दे आर एस्टेब्लिशिंग, इट्स ए चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम. तो चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा बड़ी होगी और ज़्यादा पैसे निकाल के देगा, तो वहाँ से कहानी बनती है. सो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी वेदर व्हाट यू वांट टू डू. अगर अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छा प्राइस मिल रहा है और प्रेशर आ रहा है मार्केट में, फॉर एग्जांपल पेंट्स एंड डाइज, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन वन ऑफ देम. पेंट्स एंड डाइज में बहुत प्रेशर है पिछले 3 क्वार्टर से, और मैनेजमेंट भी गाइड कर रही है कि 2 क्वार्टर में और प्रेशर रहेगा. बट अगर आगे 2 साल की गाइडेंस अच्छी है तो मुझे अच्छे प्राइस पे मिल रहा है ना आज, वो ले सकता हूँ मैं. बट वो गिरता हुआ प्राइस में होता है, तो गिरते हुए तलवार में गर्दन मत रखो. दैट्स अगेन टेक्निकल. वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टेक्निकल्स. वैल्यू इन्वेस्टिंग इज आपको जितनी अच्छी वैल्यू मिल रही है सस्ते दाम पे, आप उतना ज़्यादा होल्ड करेंगे उसे. मेरी बहुत बार एक बार बहस हो गई थी. एक इंसान आए हुए थे मेरे सेमिनार में, उन्होंने बोला यार आप तो बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हो, गिरते हुआ शेयर तो बेचना चाहिए, आप खरीद रहे हो. मैंने कहा मैं खरीद भी रहा हूँ और क्वांटिटी भी डबल कर रहा हूँ हर 10% पे. आप ये देखो ना, मेरी एलोकेशन बढ़ती चली जा रही है और मेरी एवरेज नीचे आती चली जा रही है. जब भी टर्न अराउंड आएगा आप तो लेंगे जब 40% ऊपर जा चुका होगा. जब 40% ऊपर जा चुका होगा ना, मेरा पैसा वहाँ से ऑलरेडी डबल हो चुका होगा. आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं. हाँ, तो आपको तो वो करना ही पड़ेगा. मेरे को तो वो करना ही पड़ेगा. प्लस मेरे से टेक्निकल होता भी नहीं, आई एम हैंडीकैप्ड देयर. तो थोड़ा बहुत अब मैं चेंज कर रहा हूँ अपने आप. एग्जिट में मैं टेक्निकल्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम लर्निंग ऑन दैट, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द एरियाज वेयर आई वुड वांट टू गो अहेड. अच्छा. बट ये सब करने के बाद भी, कॉमन सेंस लगाने के बाद भी, जो काम की बात ढूंढनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने सब पढ़ लिया और काम की बात आपके दिमाग में नहीं ठनकी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का. तो सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द chaff इज़ द मेजर पॉइंट. वो कैसे करते हो बताइए. तो वही है आप उसकी, अब जैसे मैं आप बैंक की बात बता रहा था एक, वो जिनकी कॉस्ट टू इनकम रेशो बहुत हाई है, वो पिछले 4 साल से गाइडेंस दे रहे हैं कि हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशो 55% आ जाएगी 4 साल में. पिछले 2 क्वार्टर से दे स्टार्टेड सेइंग हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशो 65% रहेगी. दिस इज ए की पॉइंटर फॉर मी. इट चेंजेस माई थीसिस, इट चेंजेस माई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर.
and hence my crystal gazing has changed. The future has changed. Irrespective of whatever price I'm getting. मैंने जहाँ एग्जिट करी है वो स्टॉक वहाँ से 40% ऊपर है आज. ओह, लेकिन आपने निकाल लिया. मैंने निकाल दिया. हाँ. क्योंकि मेरी थीसिस चेंज हो गई है. मेरी काम की बात जो थी वो ही चेंज कर दी उन्होंने. तो जब वो चेंज हो गई तो फिर शादी तो करी नहीं है किसी से. मेरी वाइफ ही है जिससे शादी करी है. उसको तो छोड़ना नहीं है. स्टॉक को तो छोड़ सकते हैं. बट इट्स सच अ बोल्ड थिंग टू डू. कि बिकॉज मैनेजमेंट ने वो बात कर दी जो आप प्रॉब्ली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. और एक बार नहीं करी, 2 कॉन कॉल में लगातार करी. पहले कॉन कॉल में करी, मैंने कहा चलो अगली बार देखते हैं यार, थोड़ा सा लेट्स गिव देम वन मोर चांस. अगली बार फिर वही बात, और मोर स्ट्रेस्ड अपॉन कि हम तो अब 60 से नीचे 65 से नीचे जाएंगे ही नहीं. तो फिर बंदे को लगता है ना कि यार अब तो इनका विजन ही चेंज हो गया है. मतलब इन्होंने ऐसा है क्या कि इन्होंने बिजनेस का गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया इसीलिए ये कॉस्ट ऊपर है? तो क्या वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते कि इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी? बिजनेस स्ट्रैटेजी उस बिजनेस की चेंज होती रही है. ओके. फॉर सिंस आई वाज इन्वेस्टेड इन दैट बैंक फॉर 2.5 years. अच्छा. और मैंने कोविड के टाइम पे उठाया था वो, जब बैंकों की बहुत पिटाई हुई थी. तो स्ट्रैटेजी उनकी चेंज होती रही है. DSA से दे वांट टू मूव टू ए प्लेस वेयर दे आर सोर्सिंग देमसेल्फ एवरीथिंग. होम लोन का प्रोडक्ट लेकर आए, प्राइम होम लोन करना शुरू किया ताकि उनके अच्छे अच्छे कस्टमर्स उनके साथ स्टिक करें. बट कॉस्ट टू इनकम रेशो कम नहीं हो पा रही थी उनसे. तो एवेंचुअली दे स्टार्टेड डिसाइडिंग कि यार कॉस्ट टू इनकम रेशो तो कम नहीं हो पा रही है, मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, कस्टमर हमारे पास डायरेक्ट आ नहीं रहा है, DSA हमें रखने ही पड़ेंगे. तो नेट हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशो 65 के नीचे नहीं जाएगी. ओके. तो वो आपको पसंद नहीं आया? वो पसंद नहीं आया. यू डू, आपका थीसिस उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का है ही नहीं जहाँ कॉस्ट टू इनकम रेशियो इतना बड़ा. हाँ, स्पेसिफिकली फॉर दैट कंपनी. स्पेसिफिक फॉर दैट. हेलो सर. सो सर, मैंने कई स्टॉक्स ऐसे देखे हैं जो काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, एंड जिसका बेस भी, जैसे आपने बोला कि कई कंपनीज का जब बेस बड़ा हो जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना उतना आसान नहीं है, ग्रोथ नहीं है, राइट. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बैंक्स एक सैचुरेशन आ गया है. तो स्मॉल कैप्स में भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके जो लो पी पे ट्रेड करते हैं, बेस छोटा है एंड मार्जिन्स भी बहुत अच्छा है. बट एक प्रॉब्लम रहता है कि उन कंपनीज़ का कोई मैनेजमेंट का कुछ कमेंट्री नहीं रहता है, कॉन कॉल्स नहीं करती है वो कंपनीज़ के प्रोडक्ट के बारे में भी एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहता है. तो उन कंपनीज़ में कोई आदमी अगर कन्विक्शन बढ़ा के कैसे काम कर सकता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? So there are only 2 ways to do this. या तो मैनेजमेंट हमें बताए, अगर नहीं बता रही है तो we need to find ways कि मैनेजमेंट क्या करना चाह रही है. सप्लायर से बात होगी, कस्टमर से बात होगी, मैनेजमेंट से जाके मीट कर सकते हैं तो वो हो जाए. ऐसे बहुत से लोग हैं ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, जो ऑन द ग्राउंड रिसर्च बहुत करते हैं, स्पेसिफिकली उस कंपनी के अंदर भी मेरे को मिल जाते हैं. तो आई पर्सनली अवॉइड जो कंपनी डिस्क्लोजर नहीं दे रही है, जो कॉन कॉल नहीं कर रही है. आई डू नॉट लाइक दोज कंपनीज, क्योंकि मेरे पास अपनी डेस्कटॉप रिसर्च का ही काम नहीं है. मैं घर से निकलना तो बहुत ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है. समझ गया. तो इसीलिए फिर मैं उन कंपनीज को तो एक तरीके से साइडलाइन ही कर देता हूँ. बट देयर आर वेज टू डू इट. आप लोगों से बात करिए, मैनेजमेंट से मिलिए, और हो सके तो सप्लायर्स और कस्टमर्स से बात करिए, वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता है. सप्लायर और कस्टमर मिलते कहाँ से हैं? सो अगेन कंपनी की वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स होते हैं. अगर आप किसी दुकान पे उसका प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका आपको डीलर मिल जाएगा. अच्छा. वो डीलर मिल जाएगा तो डीलर के आगे चेन होती है पूरी. तो डीलर आर ओके टू टॉक. हाँ, आप आराम से डीलर को थोड़ा सा डील दे दो, कुछ सब मिल जाता है. अच्छा. इंडिया में सब मिलता है. सही बात है. थोड़ा मतलब फायदा की बात करनी पड़ेगी सबका. हाँ, खाली लेने का बात. विन विन सिचुएशन होनी चाहिए. अगर विन विन है तो सब होता है. सो अगेन सर, इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये तो B2C के केस में पॉसिबल है, B2B में नहीं है. B2B में आदमी कैसे करेगा ये सब चीज़ें? तो आई पर्सनली अवॉइड द कंपनीज जहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. बट अगर B2B है और जो सेकंड बिजनेस है उसके कस्टमर्स अगर मिल सकते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है. So I'm just sharing one example if I'm allowed to. So there is one company called Shivalik Biometals. Right. So आज से 5 साल पहले अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो डेड चीप था.
अचानक से PLI इंसेंटिव मिलना चालू हुआ क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आ गया था, शंट रजिस्टर्स बनाता है बेसिकली, एंड प्रॉफिट बर्स्ट आने चालू हुए। तो अचानक से आप देखेंगे अचानक से ड्रास्टिकली EPS वगैरह बहुत बढ़ गया और स्टॉक री रेट होते गया एंड स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चलने लग गया। सो 3-4x बन गया, बट क्योंकि कन्विक्शन कम था, क्योंकि समझ कम थी, तो उतना एलोकेट नहीं कर पाए। So the second line of research is to talk to people who are tracking the company. जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। आई पर्सनली नो एटलीस्ट 3 people who hold शिवालिक बायोमेटल्स, तो उनसे बात करके पता चल जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी है ना सीरियस इन्वेस्टर की, ये अप्रोचेबल भी है और अवेलेबल भी है। हाँ, यू जस्ट नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी बाय कंट्रीब्यूटिंग इन सम वे। पर अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, दैट्स वन ऑफ द रास्ता। या कि जो पैसा डाल रखा है उस कंपनी में है, उसको तो और इनसाइट पता ही है उसके बारे में, ढूंढना पड़ता है। हाँ, ढूंढना तो भगवान को ही पड़ेगा। पैसा बनाना है तो करना ही पड़ेगा। आई थिंक लिंक्डइन एंड सम टेलीग्राम चैनल्स, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से कोशिश की जा सकती है। और ये सब करने के बाद, पढ़ने के बाद, कॉमन सेंस लगाने के बाद, काम की बात ढूंढने के बाद, आपको एक प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। उसमें नेगेटिव भी होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं वो बैंक की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें यही नेगेटिव था कि इनकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर नीचे नहीं आई तो दिस इज़ नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट। तो वो नेगेटिव मेरे को पहले से पता था। अब जैसे ही उन्होंने बोला वो नेगेटिव किक इन हो गया। द मोमेंट इट किक्स इन, यू नो ऑलरेडी व्हाट यू हैव टू डू। तो आपका रेड फ्लैग है, वो आपका रेड फ्लैग है। तो आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, वो स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी वो बनानी पड़ेगी, उस अनफोल्डिंग में क्या क्या हिकअप्स आ सकते हैं वो बनाने पड़ेंगे, और बी रेडी फॉर एवरीथिंग। वाह वाह, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइंस है। हाँ, सुनने में बहुत इजी लगता है कि इन्वेस्ट कर दो बड़ा पैसा बन जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है एक्सटेंडेड फंडामेंटल रिसर्च। इसमें जो मैं स्कटल बट बता रहा हूँ वो नहीं करनी है जो पहले हमने GMR में करी और रेड टेप में करी, वैसे नहीं करनी है। टॉक टू सप्लायर्स, टॉक टू कस्टमर्स, मार्केट फीडबैक जो मैं बता रहा था अभी, माय फ्रेंड एम्प्लॉइज़ लिंक्डइन पे बहुत मिल जाते हैं। कैसा उनका बॉस है, कैसा उनका चेयरमैन है, खुल के बता देगा कोई भी एम्प्लॉय, यार मेरा चेयरमैन तो ऐसे ऐसे गाली दे देता है यार। तो आपको बहुत कुछ पता लगता है लोगों से बात करने से। नेटवर्क इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट इफ यू वांट टू डू एन एक्सटेंडेड फंडामेंटल रिसर्च ऑन ए कंपनी, नॉट ओनली थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एनी अदर चैनल। वो भी अगर कर सकते हैं, मैनेजमेंट विजिट कर लो, AGM में चले जाओ, बात कर लो मैनेजमेंट की। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है। आपने एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ये केपेक्स कर रहे हो और आपके पास तो ऑर्डर ही नहीं है, मैनेजमेंट ने अगर हल्का सा भी फंबल कर दिया तो समझ जाओ कुछ ना कुछ है। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको टेक्स्ट पढ़ के नहीं नजर आएगा। प्लांट विजिट बहुत होती हैं, बहुत लोग आजकल प्लांट विजिट करने लग गए। आप नहीं कर सकते तो ऐसे बंदे से बात कर लो जो करता है। बहुत सही। और कीपिंग फीट ऑन द ग्राउंड, रेगुलर मार्केट फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट। जो मैं बैंक की बात बता रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर से जाके, 2 ब्रांच मैनेजर के पास गया, दोनों के पास जाके पूछा मैंने क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। दैट वाज मार्केट से फीडबैक लेना कि क्या चल क्या रहा है। नेट आपको कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे अगर आपको मैनेजमेंट कुछ नहीं बता रही है तो। और फिर जो आपकी थीसिस बन गई है उस थीसिस को आपको फॉलो करना है, और कीपिंग ए चेक एवरी क्वार्टर, हर बार, नॉट ओनली थ्रू क्वार्टर, मार्केट फीडबैक भी देखना है, स्कटलबट भी है देखना है, सब कुछ करते करते चलता हुआ चलना है। ये नहीं कि सिर्फ प्राइस देख लिया रोज और काम हो गया। प्राइस को रख दो साइड में, पहले मार्केट में देखो चल क्या है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डू फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। सही है, फैंटास्टिक। सो आई मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, किस किस टाइप की इन्वेस्टिंग करता हूँ, साथ में थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ भी लेंगे, और पास्ट इन्वेस्टेड कंपनीज भी होंगी, करंट इन्वेस्टेड कंपनीज भी होगी। आई विल गिव द कंप्लीट डिस्क्लेमर विद इट। फैंटास्टिक। सो वन ऑफ द इन्वेस्टिंग टाइप्स विच आई डू इज ग्रोथ स्टोरीज। तो रामदेव जी ने सबको सिखा दिया है गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, बट ग्रोथ कभी भी रीजनेबल प्राइस पे मिलती नहीं है ये, और रामदेव जी हैज एक्सेल्ड ऑन इट। ही नोज कि ग्रोथ आगे क्या आएगी, तभी ही बाइज एट ए रीजनेबल प्राइस।
ही थिंक्स के ये आगे 40% से ग्रो करेगा और आज प्राइस में 20% की ग्रोथ फैक्टर्ड इन है, तो इट इज़ एट ए रीजनेबल प्राइस टुडे, वट एवर PE इट इज़, इट डजेंट मैटर्स। तो ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस जो रामदेव जी का कंसेप्ट है, ए लॉट ऑफ इट इज डिपेंडेंट ऑन क्रिस्टल गेजिंग, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर इट्स नॉट हिस्टोरिकल ग्रोथ, इट इज फ्यूचर ग्रोथ। The future growth is at a reasonable price today, and the future growth is actually crystal gazing. Correct. This is one of the examples. I have never invested in this company. This is a chemicals company called SRF. इसकी सेल्स जो है 2018 से 2022 तक 2 times हुई हैं, और नेट प्रॉफिट जो है 460 करोड़ से उठ के 1890 करोड़ रुपए हो गया, विच इज ऑलमोस्ट 4 times. तो anybody can guess कि price can be somewhere between 2 to 4x, but nobody can guess when it will be. तो जिस बंदे ने फ्यूचर में डिसाइड कर लिया, यानी जुलाई 2018 में सोचा कि ये ग्रोथ आएगी, उसने 2021 मिड तक 4 गुना देख लिया, जबकि जो ग्रोथ आई है वो मार्च में आई है, मार्च 2022 में, विच इज 6 months प्रायर। तो ग्रोथ तो बाद में आ रही है, प्राइस पहले मूव कर जा रहा है, और इसके बाद में अगर ग्राफ एक्सटेंड करता हूँ ना, इट इज डाउन एटलीस्ट 20% फ्रॉम हियर। ओह, जो ग्रोथ का एक्चुअल में डेटा आया है तब तो डाउन ही हो गया। हाँ, तो नेट करनी तो क्रिस्टल गेजिंग ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। मोटा मोटी 6 महीने का फिर लैग हो गया, 6 महीने का लैग है कि जो 6 महीने बाद जो नंबर आएंगे उसका इम्पैक्ट प्राइस में 6 महीने पहले हो चुका। The only way to preempt this is through con calls and to read के केपेक्स, इनका रेवेन्यू कितना आने वाला है फ्यूचर में। अगर रेवेन्यू फ्यूचर में आने वाला है तो मार्केट उसे पहले ही फैक्टर, हम तो छोटे बंदे हैं, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे हैं, दे हैव एनफ ऑफ रिसोर्सेज टू गेज व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको सिर्फ उनके साथ चलना है। इसके अंदर जो मेजर जो चैलेंजेस होते हैं वो हाइंडसाइट बायस इज द बिगेस्ट चैलेंज, जो कि हम सबने देख लिया पिछले 3 साल में, HDFC के केस में, एशियन पेंट के केस में, बजाज फाइनेंस के केस में, सब जगह पे हाइंडसाइट बायस है। पिछले 20 साल में अच्छी ग्रो करी है, आगे भी ग्रो करेगी, नहीं हो रहा है। तो हाइंडसाइट बायस निकालना है, और वो निकलेगा सिर्फ पढ़ के कि फ्यूचर में कैसी ग्रोथ आएगी। ये मेजर चैलेंज है, और जो फ्यूचर ग्रोथ है वो एडवांस में कैप्चर होती है, वो भी एक मेजर चैलेंज है। आपने अगर आज ले लिया, अगले 6 महीने तक की ग्रोथ है इसमें, आज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। आपको देखना है अगले 2 साल की ग्रोथ, तो वो आपको पढ़ के पता लगेगी। तो पूछाई एक बात बताइए, अपॉर्चुनिटीज कब आइडियल होती है? अपॉर्चुनिटीज तब आइडियल होती है जब पेसिमिस्टिक सिनेरियो होता है। बाइंग द पेसिमिज्म एक नितिन धर्मवत जी की प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बाइंग द पेसिमिज्म। उस टाइम मार्जिन प्रेशर भी होगा कंपनी में, बेसिकली साइक्लिकल्स में ही काम करता है, मार्जिन प्रेशर भी होगा कंपनी को वैल्यूएशन भी नहीं मिल रही होगी, लॉस भी जा सकता है, और हो सकता है कंपनी बंद भी हो जाए। बट आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जो कंपनी बंद नहीं होगी, और जब अपटर्न आएगा वो इट विल फ्लाई, दैट इज द टाइम टू बाय। तो बाइंग द पेसिमिज्म इतना आसान होता नहीं है। जब पूरी दुनिया बेच रही है और आप खरीद रहे हो, यू आर सिटिंग काउंटर टू द दुनिया, तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। सब लोग पेटीएम बेच रहे थे, और आज भी किसी को पेटीएम पे इतना विश्वास नहीं, बट पेटीएम ने पिछले 4 महीने में 40% का रिटर्न दे दिया। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन पेटीएम, आई डोंट इवन लाइक द न्यू एज कंपनीज अनलेस until it is a cash flow positive company, मेरे को पसंद ही नहीं आती। आई एम ए वेरी conservative investor in that sense, but the stock has given good returns. It is all dependent on future growth कैसी आनी है, लोगों को टर्न अराउंड नज़र आ रहा है पेटीएम में, प्रॉफिटेबिलिटी अबिटा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आर फैक्टरिंग इन। समझिए, या मार्केट में ओवरऑल पेसिमिज्म है। हाँ जी, जो हमने देखा ही है कोविड वगैरह। हाँ जी, तो शॉर्ट टर्म में तो हमेशा लिक्विडिटी विल क्रिएट द प्रेशर, राइट, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स विल रूल। राइट। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग जो मैं करता हूँ वो है डीप वैल्यू बायस। अब डीप वैल्यू बायस भी कई तरीके के होते हैं। वन ऑफ द डीप वैल्यू बायस इज कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स पर शेयर।
बैलेंस शीट से कैश उठाया, बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट उठाई, टोटल किया, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिया और उसको देखा शेयर प्राइस अगर 200 चल रहा है, कैश एंड इन्वेस्टमेंट अगर मेरा 150 180 के आसपास है, तो 200 में से 180 तो कैश ही पड़ा है। तो 180 का तो कैश पड़ा और 20 रुपए में बिजनेस मिल रहा है मुझे, तो इट इज़ अ गुड वैल्यू बाय फॉर। करेक्ट। बट ये हमारे रमेश दमानी जी का फेवरेट। अच्छा, वो हमेशा ये देखते हैं कैश पर शेयर है कि नहीं, उसके हिसाब से शेयर खरीदते हैं। अब इसके अंदर भी ना बहुत सारे फॉलिसीज होती है। बताइए। Mazagon Dock is a company. हाँ, I am not invested in this company. Never have I invested. कैसे चल रहा है ये पागलों की तरह? बहुत भाग रहा है जब से डिफेंस स्कीम आई है। डिफेंस की पूरी थीम चल रही है, रेलवेज की पूरी थीम चल रही है। इस कंपनी में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 70 to 80% कैश होता है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस कैश इज एन एडवांस टूवर्ड्स बिल्डिंग द शिप। So income जो फ्यूचर इनकम है वो पहले से ही बुक में पड़ी हुई है। Okay. तो दिस इज नॉट एन एक्चुअल कैश फॉर द कंपनी, दिस इज अ रेवेन्यू फॉर द कंपनी, फ्यूचर रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। इट विल गेट रिकॉग्नाइज्ड इन फ्यूचर। तो इसको हम कैश मान ही नहीं सकते। कई बार कैश रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसको भी कैश नहीं मान सकते क्योंकि इट इज नॉट लिक्विडेबल फॉर यू, लिक्विफाइबल फॉर यू। सेम इज द केस कि कैश एंड इन्वेस्टमेंट तो है बट उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा डेट खड़ा हुआ है। आपने डेट ले लिया, नेट डेट आपका बहुत ज़्यादा है, नेट डेट भी देखना पड़ेगा साथ में, सिर्फ कैश एंड इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है। तो ये सब की पिटफॉल्स हैं व्हाइल डूइंग दिस। तो एक सिंगल वेरिएबल को बेस नहीं कर सकते, सिंगल वेरिएबल, हर वेरिएबल से रिलेटेड 3-4 वेरिएबल होता है। तो उसको कंबाइन कर अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही है। बिना एक चीज मैंने देख ली और उसके ऊपर स्क्रीनर का फिल्टर लगा दिया और इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे। हेलो सर, सो आपने बहुत एक अच्छा बात बोला, बाइंग द पेसिमिज्म एज अ स्ट्रैटेजी, इट ऑल्सो अपील्स टू मी। बट सर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप डीप वैल्यू बाय कर रहे हो बट इट रियली टेस्ट योर पेशेंस कि अगला 2-3-4 क्वार्टर तक वो चल ही नहीं रहा और वो वैल्यू जोन में आपको लग रहा है बट इट्स नॉट रनिंग एंड वाइल द अदर स्टॉक्स आर रियली डूइंग वेल। सो व्हाट स्ट्रैटेजी डू यू अडॉप्ट इन दैट केस? डू यू होल्ड ऑन टू दैट स्टॉक और? सो वैल्यू इन्वेस्टिंग में कभी भी स्टॉक जो है लीनियर रिटर्न नहीं देगा आपको। स्टॉक हमेशा आपको नॉन लीनियर रिटर्न ही देगा जब रिजल्ट आने शुरू होंगे या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होगी या फिर कुछ जो टेक्निकल में बोलते हैं ना ब्रेकआउट आएगा। करेक्ट, वो होगा। करेक्ट। क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो सारे टेक्निकल वाले भी घुस जाते हैं और फंडामेंटल वाले जो लेके बैठे हैं वो तो अपनी होल्डिंग छोड़ते नहीं है, तो वॉल्यूम का प्रेशर बन जाता है और फिर वहाँ से स्टॉक भाग जाता है। नेट आपको सिर्फ ये देखना है। आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए एक केमिकल कंपनी की जो मैं बात कर रहा था, पिगमेंट्स एंड डाइज, वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 4 क्वार्टर तक हमारा मार्जिन प्रेशर रहेगा। सो इफेक्टिवली यू हैव टू एक्सपेक्ट कि 4 क्वार्टर तक मार्जिन प्रेशर रहेगा। तो पैसा क्यों बचा के रखें 4 क्वार्टर तक? बट आपको पता नहीं है ना कब रिवाइवल आ जाएगा मार्जिन में। टाइमिंग करना मुश्किल है। टाइमिंग तो सर कोई भी नहीं कर सकता ना। स्टॉक प्राइस जो देखते हैं वो टाइमिंग पकड़ लेते हैं बट हाँ, अर्निंग में वो ब्रेकआउट पॉइंट निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो नेट कहानी सिर्फ इतनी है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। इट टेस्ट लॉट ऑफ बिहेवियर्स, नॉट ओनली पेशेंस। आप जब एग्जिट करने लगते हो तो आप यू हैव हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स, यार मैंने इतनी अच्छी थीसिस बनाई थी, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये नहीं हुआ। तो इतना पढ़ने के बाद जब आप एग्जिट करने लगते हो ना स्टॉक से, तो आपको एक प्यार सा होता है स्टॉक से उस टाइम तो आप निकल नहीं पाते हो। वो जो पॉलिसीज है ना बिहेवियर की, वो सब जगह फॉल करती हैं। तो अल्टीमेटली उसे मिटिगेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो स्टॉक विल डेफिनेटली रिमेन रेंज बाउंड फॉर लॉट ऑफ टाइम, और बट ऐसा भी हो सकता है कि सडनली मार्केट टर्न अराउंड हो जाए और उनका मार्जिन एकदम से चेंज हो जाए, तब आपको मौका ही नहीं मिलेगा एक्यूमुलेट करने का। तो ये तो गिवन है। और फिर वो क्या है, महंगा लगेगा हर बार, वो हर बार महंगा लगेगा, क्योंकि नीचे के लेवल पे देखा हुआ है तो फिर हिम्मत। वैल्यू इन्वेस्टर को तो फिर महंगा ही लगता है वही तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या ऊपर जाते हुए में एड ऑन करते हैं? बहुत से लोग करते हैं पिरामिडिंग, जो अपवर्ड पिरामिडिंग करते हैं बहुत से लोग करते हैं। टेक्निकल्स में भी इन्वेस्टिंग लगाते हैं वो, बट मैं पर्सनली आई डू पिरामिडिंग डाउनवर्ड्स। तो जब मैं जैसे अब मैं बर्गर किंग की बात कर रहा था, उसमें मेरे को 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे शेयर मिल गया पर स्टोर। इन द हिस्ट्री ऑफ बर्गर किंग इट हैज़ नेवर हैपेंड। अब मुझे अगर वो 7 करोड़ से सस्ता 5 करोड़ पे मिलेगा, मैं अपनी पोजीशन डबल कर लूँगा वहाँ से, क्योंकि मेरे लिए तो ये है कि बिजनेस फ्री में मिल रहा है
क्योंकि जो बंदा फ्रेंचाइजी खोल रहा है 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगा रहा है, ही इज एट ए बिगर रिस्क देन मी। वो तो पूरे घर बेच के अपनी फ्रेंचाइजी खोल के धंधा चलाने की कोशिश कर रहा है, 10% एबिटा निकालने की कोशिश कर रहा है अपनी फ्रेंचाइजी से। तो मैं तो सिर्फ घर बैठ के उसको खरीद रहा हूँ। समझ। तो हिज स्टेक इज मोर देन मी। समझ। तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि जितना वैल्यू अच्छी मिले उतना मैं ज़्यादा पिरामिडिंग डाउन करूँ। सेम हैपेंड विद आलोक ऑल्सो, आई मेंशन। वो तो आपने बताया था पिरामिडिंग डाउन। सही। तो Mazagon Dock is one of the examples. Yes. जिसमें मैं pitfalls बता चुका हूँ. Another example is Hindustan Media Ventures. This is a stock I recently actually exited. I think 1 month back. Okay. मेरे पास ये शेयर था 45 रुपये के आसपास और मैंने शायद 55 या 60 में एग्जिट किया है अभी। इस शेयर में इन्वेस्टमेंट्स दीज आर रियलाइजेबल इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली अनकोटेड, कोटेड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1400 करोड़ की है। अच्छा। और मार्केट कैप 400 करोड़ की है। ओह माय गॉड। पिछले 3 साल से शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं मैनेजमेंट को कि यार आप ये इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करो, हमें डिविडेंड दे दो, कुछ तो कर दो। मैनेजमेंट नहीं कर रही है। इन्होंने एक गलती पीछे कर दी थी, इन्होंने यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट, एक ST मीडिया वेंचर है जो इनकी पेरेंट है, उसके अंदर एक ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया मिंट में। और फिर उसके बाद इन्होंने राइट ऑफ ले लिया उसका। अच्छा। तो इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट ही नहीं रहा है अब। राइट ऑफ क्यों ले लिया? दे सेड कि वी आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ओके। तो देन जब इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट नहीं मिलता है तो वैल्यूएशन भी नहीं मिलती है। अब इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड फीलिंग कि ये 1400 करोड़ हमारे काम के हैं ही नहीं, कल को ये कुछ और कर देंगे, मैनेजमेंट हमारी बात मान नहीं रही है, हमें डिविडेंड दे नहीं रहे हैं, कल को कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी एक तरीके से। इट्स मोर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट्स नाउ। हाँ, तो उसमें तो वैसे भी वैल्यू ज़्यादा क्रिएट नहीं होती है। नहीं, बट इनका अपना बिजनेस भी है ना। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो हिंदी वाला है, हाँ, वो इन्हीं का है। हाँ। और उसमें नेगेटिव मार्जिन है। न्यूज़पेपर्स में तो ऑलरेडी पेपर की प्राइस ऊपर चढ़े हुए हैं। तो बिजनेस वाइज भी अगर थोड़ा सा टर्न अराउंड आता है तो दे विल मेक गुड मनी। इसीलिए मैंने लिया था 45 पे। तो अब इलेक्शन ईयर है, न्यूज़पेपर्स का ज़माना भी आएगा, इलेक्शंस में काफ़ी एडवर्टाइजिंग होती है, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ पैसा बन जाएगा। दैट्स व्हाई आई बॉट इट ऑल्सो। तो बट पहले ही बन गया इलेक्शन आने से, तो इसलिए मैं एग्जिट कर गया। गॉट इट। तो ये आपको कैसे पता लगा कि ये मैनेजमेंट नहीं कर रहा? पढ़ के, पिछली कॉन कॉल्स पढ़ी पिछले 3 साल। कॉन कॉल में किसी ने क्वेश्चन किया था? बहुत, हर कॉन कॉल में क्वेश्चन हो रहा है। हाँ। भाई डिविडेंड दे दो, हमें डिविडेंड दे दो। अगर साल में 4 कॉन कॉल में सेम क्वेश्चन आ रहा है और मैनेजमेंट नहीं कर रही है। और डिविडेंड कैसे देगा? शेयर पड़ा हुआ हो तो शेयर से ना बेच के डिविडेंड। नो, सो दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स और एटसेट्रा। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स पे डाला? हाँ। तो मैनेजमेंट नहीं चाहता होगा, बोले पड़ा है इसमें रिटर्न आ रहा है मेरे तो। और बट वो शेयर होल्डर्स को नहीं जा रहा। हाँ, जैसे शेयर होल्डर बोला मैं खुद ही कर लूँगा ये काम। तो बरोबर है। तो दीज आर की पॉलिसीज वेयर पीपल कैन फॉल इनटू द ट्रैप्स ऑफ डीप वैल्यू बाइज, बट देखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट प्लेन वनीला देख लिया और इन्वेस्ट कर लिया। फिर आ जाते हैं मार्केट कैप इज लोअर देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये हमारे हर्षद मेहता जी भी यही करते थे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखते थे और इन्वेस्ट करते थे कि नया प्लांट आज 7000 करोड़ का लगेगा, कंपनी 700 करोड़ की मिल रही है, इसके पास 7000 करोड़ का प्लांट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही 7000 करोड़ की है। बरोबर है। तो लगा दो पैसे। बरोबर है। बट दिस शुड बी एप्लीकेबल ओनली ऑन न्यू केपेक्स, इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ओल्ड केपेक्स। ओके। जो डेप्रिशिएटेड केपेक्स होगा वो ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड है, वो स्क्रैप के भाव में जाएगा। द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस केस स्टडी इज NMDC स्टील। NMDC स्टील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो NMDC मेन उनकी कंपनी है, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया और जब डीमर्जर हुआ कंपनी लिस्ट हुई 10,000 करोड़ पे। ओके। क्योंकि डेट है, वो सब कहानी है। लेकिन कल को जो भी खरीदने जाएगा अल्टीमेटली वो प्लांट, नया प्लांट जो लगेगा वो 20-22,000 करोड़ का ही लगेगा। अब गवर्नमेंट प्लानिंग के उसको वो 50% स्टेक बेच दे और वो स्टेक की वैल्यू भी वो 10,000 करोड़ के आसपास ही लगा रहे हैं, एज पर द न्यूज़ आर्टिकल्स विच आई हैव रेड। आई हैव नो इनसाइडर न्यूज़ ऑन इट, दिस इज ऑल पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो
अब जब गवर्नमेंट ही ये वैल्यू निकाल, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे 100%, एंड 50% गवर्नमेंट वांट्स टू सेल एट 10,000, तो क्लियर कट केस है रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मच हायर, एंड आज से अगर 3 महीने पहले देखते तो 10,000 करोड़ पे अवेलेबल था, तो अब तो वो चढ़ गया है काफ़ी। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव टू लुक एट इट कि कैसे ढूंढना है। अगर रीसेंट केपेक्स है उसको तो मार्केट वैल्यू मिलनी चाहिए, उससे बिजनेस जो आएगा वो अलग है, वो तो उसकी वैल्यू तो और भी अलग है। दिस इज ओनली द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द केपेक्स। तो नॉट ओनली, अब जैसे एक बंदे ने मेरे को उस दिन पूछ लिया कि ये तो मेरे को स्टील इंडस्ट्री समझ नहीं आती, मैं क्या करूं। मैं कहा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप चेयर बनाते हो, चेयर बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, वो 5 करोड़ की मिलती है। आपकी एक स्मॉल लिस्टेड कंपनी है और वो 5 करोड़ में ही मिल रही है, आपकी मशीन ही 5 करोड़ की और कंपनी मिल रही है 5 करोड़ की। जो चेयर बिक रही है उसका प्रॉफिट आ रहा है 10% 20% मार्जिन आ रहा है, वो अलग है। तो आपको धंधा तो फ्री मिल रहा है ना, आप तो मशीन खरीद रहे हो 5 करोड़ में। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू बायर्स होती हैं। आपको वैल्यू ऑन द टेबल नज़र आ रही है आज, ये नहीं कि फ्यूचर में बिजनेस क्या करेगा, वो तो अलग है। करेक्ट। Hi sir. Hi. So basically sir, I wanted to understand कि वैल्यू और ग्रोथ में आप डिफरेंस कैसे निकालते हो। जैसे आपने हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स दिखाया, तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये वैल्यू बाय है, बिकॉज ये एक सनसेट इंडस्ट्री भी हो सकता है, न्यूज़पेपर इज़ नॉट अ ग्रोइंग बिजनेस एनी मोर, लेड एसिड बैटरीज हो गए, तो इस टाइप ये भी काफ़ी सस्ते में मिल सकते हैं। तो हाउ डू यू पिक कि ये वैल्यू बाय होगा कि ये सनसेट इंडस्ट्री है तो इसको अवॉइड करना है। सो हाउ डू यू डू दैट डिफरेंस? सो देखिए, कई बार क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। कई बार कोई चीज़ जो वैल्यू बाय होती है वो आगे चल के ग्रोथ बन जाती है। जैसे मैं बर्गर किंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर मी आई बॉट इट एट ए वैल्यू, बट कल को जब वो अपनी स्टोर एक्सपेंशन करेंगे और जब वो ग्रोथ आएगी स्टोर की, इट विल बिकम ए ग्रोथ स्टोरी। बट जब आपने बाई किया तो उस समय तो वो ग्रोथ स्टॉक ही था, ग्रोथ स्टॉक था, सस्ते में मिल गया, सस्ते में मिल गया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। हाँ। तो नेट मेरे को वैल्यू बाय करनी है ऐसी जगह पे जहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ आएगी। अच्छा, मतलब डू यू थिंक अबाउट ग्रोथ व्हेन यू आर डूइंग वैल्यू बाइंग? दो थॉट्स हैं अगेन। सिर्फ ग्रोथ वाले स्टॉक में जाना मैं पसंद नहीं करता हूँ इतना, क्योंकि दैट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट कंडीशंस आल्सो। इसीलिए जो ड्रॉडाउन मेरे को बचाना है वो वैल्यू बचाएगी मेरे को। अच्छा, समझ गया। तो इसीलिए आपने हिंदुस्तान में उसमें इन्वेस्ट किया। हाँ। क्योंकि उसमें हो सकता है ग्रोथ नहीं हो, बिकॉज़ ड्रॉडाउन नहीं है उसके अंदर, ड्रॉडाउन नहीं है बिकॉज़ वैल्यू उसमें एम्बेडेड है। हाँ, ओके। मेरे को बेसिकली अपना ड्रॉडाउन बचाना है क्योंकि मेरी तनख्वाह नहीं है। आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, फुल टाइम इन्वेस्टर। करेक्ट। और डिफाइंड मनी है, उस पैसे को कम भी नहीं करना है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑन माई पोर्टफोलियो आई कैन सी इज 20% एज ऑफ टुडे। उसके नीचे मैं पोर्टफोलियो पे 20% से ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं देख सकता हूँ। जिस दिन वो होगा मेरे साथ, मैं उस दिन अपनी पोजीशन काटूंगा सारी और एफडी में डाल दूंगा सारा पैसा, ताकि मेरा घर भी चलता रहे। और जब अपॉर्चुनिटी आएगी और मार्केट क्रैश होगी कभी भी, तब मैं कोई अच्छा शेयर उठा के उसमें पैसे लगा दूंगा जिससे मेरा पैसा डबल हो जाए। तो नेट मेरा जो वैल्यू देखने का जो पर्पस है, दैट इज़ टू लिमिट माई ड्रॉडाउन। राकेश पुजारा जी जो बोलते हैं काल्मर रेशो के बारे में, वो भी ड्रॉडाउन की ही बात करते हैं कि आपने अगर ड्रॉडाउन अपना बचा लिया तो आपकी पैसे कंपाउंड हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। जब हम वैल्यू असेसमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक का या सेक्टर का, तो हर सेक्टर का यूनिक पैरामीटर होता है बिल्कुल वैल्यू निकालने का। जैसे आपने बर्गर किंग बोल दिया तो आपने वैल्यू पर स्टोर निकाला, तो हिंदुस्तान वाला जो इन्वेस्टमेंट था आपका, उसका वैल्यू का पैरामीटर क्या है? सो हिंदुस्तान मीडिया में मेरे को ये था कि इनका जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा टर्न अराउंड आएगा। ओके, बिकॉज ऑफ इलेक्शन। वो ट्रिगर पॉइंट है, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। ओके। बट वो पहले ही हो गया। अच्छा, समझ गया मैं। सो हमको फिर जब हम कोई भी स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये भी देखना चाहिए कि उस स्टॉक या उस इंडस्ट्री के लिए क्या पैरामीटर सही है। बिल्कुल, जो वैल्यू है, क्योंकि इट कैन नॉट बी पी मल्टीपल, राइट? नो, पी कैन नॉट बी द गाइडेंस। पी इज बुखार। बुखार क्यों है वो ढूंढना है आपको। समझ गया। सही है। तो सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि वैल्यू एंड ग्रोथ, सो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर हाई पी री रेटिंग जिस स्टॉक्स पे हो,
उस तरह के स्टॉक्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? So again, high PE re-rating depends on the future growth also, right? अब ग्रोथ अगर मेरी नॉर्मल आ रही है और मेरे को वैल्यू मिल रही है, मेरा ड्रॉडाउन तो लिमिट हो गया है। सबसे पहले मेरे को ड्रॉडाउन लिमिट करना है। उसके बाद अगर मेरा जो टारगेट पैरामीटर है रिटर्न का, विच इज इन्फ्लेशन प्लस FD रेट, वो मीट कर रहा है, तो आई विल स्टे पुट विद इट, वेदर री रेट होता है या नहीं होता है। क्योंकि मेरा इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया ही वो है कि मेरा मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन मीट होना चाहिए। वो अगर मीट हो रहा है तो वो मेरे इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में आ जाता है। उसके अंदर फिर देन आई हैव टू फाइंड आउट कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है, विच विल गिव मी हायर देन वट एवर इज द रिक्वायर्ड। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सो ग्रोथ में टर्न हो सकती हैं चीज़ें, बट जरूरी नहीं है ग्रोथ में टर्न होंगी। मेरे को अपना ड्रॉडाउन बचाना है, दैट इज माई प्राइम ऑब्जेक्टिव, because right now I am not in the stage of building my corpus. I am in the stage of saving my corpus. So there is a difference between a person like you who is doing it for himself and running his livelihood, and there is a fund manager. Yes. The fund manager will think in a very different Yes. manner. वो शायद growth को ज़्यादा weightage देगा. And fund manager is limited with the regulations of SEBI. Yeah. वो एक स्टॉक में 20% allocate नहीं कर सकता। हाँ. मैं कर सकता हूँ। Correct. नेक्स्ट आते हैं, अभी हम QSR की बात कर रहे थे। नॉट ओनली QSR, दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिटेल चेन्स, जो रिटेलर्स होते हैं। ट्रेंट हो गया, वेस्ट साइड हो गया, और जूडियो हो गया। इन सब में मैं एक कंपनी पढ़ रहा था रिसेंटली, ऐसे ही रिटेलर है, कपड़े की रिटेल चलाती है। उनकी पर स्टोर वैल्यूएशन आ रही थी 2.5 करोड़ रुपए बस। हाँ, ओन स्टोर्स। अच्छा, मतलब रेंट पे है, रेंट पे है, बट उनका अपना ब्रांड है, फ्रेंचाइजी नहीं है, खुद का है। हाँ, ओके। 2.5 करोड़ का उनका पर स्टोर का वैल्यूएशन आ रहा है। हाँ। फिर मैंने वही अपने मेरे दोस्त से बात करी जो कपड़े का बिजनेस करता है। हाँ। मैंने कहा यार ये एक स्टोर में कितनी इन्वेंट्री होती है कपड़ों की? हाँ। उसने कहा यार नया स्टोर लगाना है तो 2-2.5 करोड़ रुपए तो इन्वेंट्री के लगेंगे। वाह वाह। मैं कहा मतलब इन्वेंट्री के दाम पे मुझे स्टोर मिल रहा है? हाँ, सही बात है। तो फिर देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट। फिर मुझे वो अच्छा लगा, बट आई एम वेटिंग फॉर ए वेरी गुड प्राइस टू एंटर, क्योंकि उसके अंदर एबिटा मार्जिन प्रेशर है। और दे आर रनिंग इनटू लॉसेस बिकॉज ऑफ हाई रेंटल्स। तो जिस दिन मुझे अच्छा प्राइस मिल गया, 1 करोड़ के आसपास मिल गया, तो मैं वो उठा लूंगा, क्योंकि मेरा ड्रॉडाउन बचता है। और अगर वो वापस 2-2.5 करोड़ पे भी आ गया, मेरा तो 1.5 गुना 2 गुना हो गया ना पैसा। सही है। तो मार्केट कैप पर स्टोर इज नियर टू केपेक्स और बिलो केपेक्स पर स्टोर। इट इज़ वन ऑफ दोज क्राइटेरियाज जहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड थीम्स होती हैं। रिटेल चेन्स हो गई, QSR हो गया, ज्वेलर्स हो गए, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, ऑल दीज प्लेसेस। क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी इन्वेंट्री, अपना अपना केपेक्स होगा। जब वो आपको उसके नियर मिले, आप चुपचाप उठा लें, बट ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, और कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो वंदना रिटेल में हुआ। वंदना रिटेल हैड ए फ्रेंचाइज एग्रीमेंट विद बीइंग ह्यूमन, राइट? और 2020 में वो रिन्यू होना था, और वो हुआ ही नहीं। ओके। और दैट वाज ए मेजर इवेंट फॉर देम। उसके बाद वो कंपनी ही खत्म हो गई, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस बीइंग ह्यूमन के ऊपर बिल्ड था। इट्स वन ऑफ द केस स्टडीज। आई वाज रीडिंग ए बुक ऑन राकेश जी, तो उसके अंदर वो केस स्टडी थी, मैं पढ़ ही रहा था, तो आई थॉट टू कोट इट, एंड दैट बुक इज ऑल्सो रिसेंटली पब्लिश्ड। तो फिर मेरे को लगा कि यार दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अगर आपका अपना ब्रांड नहीं है, यू आर ए फ्रेंचाइज्ड ब्रांड, और वो फ्रेंचाइज की आपने टर्म्स नहीं पढ़ी, उस टर्म्स की क्या चीज़ें हैं, वो अगर रिन्यू नहीं हुआ उस टर्म के बाद, इट्स ए मेजर पोटेंशियल रिस्क फॉर द बिजनेस। तो ये सब इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस तो नहीं मिलेगा शेयर होल्डर को? मिलता नहीं है, बट पॉइंट इज आपको मास्टर फ्रेंचाइज, फॉर एग्जांपल QSR है। हाँ। मैंने QSR पे पर्सनली जॉब में बहुत काम किया हुआ है। हाँ। दुबई में। अच्छा। और रेस्टोरेंट पे बहुत काम किया हुआ है। मैंने मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट तक नेगोशिएट किए हुए हैं, तो मुझे पता होता है कि मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या लूप होल्स होते हैं। तो जब मैं फाइनेंशियल्स देखता हूँ, उसमें देख के पता लग जाता है कि ये मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट की वजह से आ रहा है। तो वो अगेन जॉब की वजह से जो एप्लीकेशन मिली है मेरे को मार्केट में, उसका तो कहना ही अलग है। वो जब मैं कर रहा था ना जॉब, तब रियलाइजेशन नहीं थी कि इसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा। नाउ आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग दोज थिंग्स। सही बात है। डन।
तो इसमें अब मेरा एग्जांपल भी है मार्केट कैप पर स्टोर का. दीज आर ऑल QSR चेन्स इन इंडिया. बर्गर किंग है, देवयानी है, जुबिलेंट है, वेस्ट लाइफ है. वेस्ट लाइफ इज द ओल्डेस्ट ब्रांड इन इंडिया. मैकडोनल्ड्स, मतलब मैं जब कॉलेज में हुआ करता था तब हम मैकडोनल्ड का जाके बर्गर खाया करते थे 20-20, 25-25 रुपए का. और पैलेट डेवलप हो गया, अब मैकडोनल्ड अच्छा लगता है, हम जब भी जाते हैं मैकडोनल्ड खा सकते हैं. मेरे बच्चों को मैकडोनल्ड नहीं पसंद. अच्छा. मेरे बच्चों को बर्गर किंग पसंद है. अच्छा. तो पैलेट जो है अब बर्गर किंग क्रिएट कर रहा है. जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, अर्न करना शुरू करेंगे, तो जो बर्गर वो 40-50 रुपए का आज खा रहे हैं, जब वो अर्न करना शुरू करेंगे वो 200 वाला बर्गर भी खाएंगे. जैसे कि मैं करता हूँ. पहले मैं खाता था आलू टिक्की, अब मैं खाता हूँ फिलेट ऑफ फिश. वो आता है 400 रुपए का, वो आता है 50 रुपए का. सो नेट कहानी है कि आपका कस्टमर के साथ कनेक्ट कैसा बन रहा है. पैलेट इज समथिंग विच इज़ वेरी एडिक्टिव इन QSR एट लीस्ट. जो बंदा पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाता है वो डोमिनोज का नहीं खाएगा, और जो डोमिनोज का खाता है उसे पिज़्ज़ा हट का पसंद नहीं आएगा. सो पैलेट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिमांड फॉर ऑल दीज QSR चेन्स. एंड बर्गर किंग इज ए न्यू किड ऑन द ब्लॉक. वो पैलेट बन रहा है धीरे धीरे. इट विल टेक ईयर्स फॉर दैट पैलेट टू ग्रो. वंस दैट पैलेट इज ग्रोन एंड बर्गर किंग हैज़ एक्सपेंडेड, तब जाके बर्गर किंग के ऊपर वो जो एफिशिएंसी, जो बाकी सब एबिटा पे चल रहे हैं 20% 24% एबिटा पे, और बर्गर किंग चल रहा है एबिटा मार्जिन ऑफ 7% पे, ये सारा एबिटा जो है ट्रांसलोकेट होगा इन टाइम्स टू कम. अब ये कब होगा, दैट टाइम विल टेल. बट मेरे को तो आज 6 करोड़ 7 करोड़ पे पर स्टोर पे मिल गया. जब जैसे जैसे स्टोर बढ़ते जाएंगे, मान लो आज के टाइम पे कंपनी गाइडेंस दे रही है 700 स्टोर खोलूंगी मैं, अभी 350 स्टोर हैं. यहाँ से 3 साल में 700 स्टोर हो जाएंगे. ना करते करते अगर वैल्यूएशन नहीं भी मिली पर स्टोर की, मेरी वैल्यू तो डबल है, क्योंकि स्टोर डबल हो गए. और कल को एबिटा अच्छा हो गया, एबिटा की री रेटिंग हो गई, तो मेरा मिनिमम 2x तो है ही है. उसके बाद 4x 5x 6x किसी ने नहीं देखा, कहाँ गया. तो एबिटा री रेटिंग के कारण पी री रेटिंग होगा कि स्टोर्स बढ़ेंगे इसलिए पी रेटिंग होगा? So stores will create economies of scale. Right. Once the economies of scale are created, your cost of goods comes down. Right. Your cost of goods comes down, EBITDA increases. हाँ, तो EBITDA का इम्पैक्ट, नंबर ऑफ स्टोर्स में EBITDA का इम्पैक्ट भी आ जाएगा ना? बिल्कुल. तो और अगर स्टोर्स बढ़ रहे हैं और EBITDA मार्जिन बेटर नहीं हो रहा है, तब फिर प्रॉब्लम है? नहीं, तब भी एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे KFC का EBITDA मार्जिन इज नॉट एट पार विद डोमिनोज. वाई? बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स में. क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया है व्हेन आई वाज इन दुबई, तब मुझे पता लगा कि नॉर्मलाइज्ड फूड कॉस्ट इज 25%, राइट. बट एक जो नॉन वेज कॉस्ट फूड होता है उसकी 30-32-35% के आसपास फूड कॉस्ट आती है. बर्गर किंग इज प्राइमरली नॉन वेज फूड कॉस्ट. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी लो EBITDA राइट नाउ. बट ऐसा भी हो सकता है as the economies will change, because Burger King is shifting not only the mix of the veg and non-veg, they are introducing the drinks. और ड्रिंक्स के अंदर जो मार्जिन होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है F&B में. 90% मार्जिन होता है उसके अंदर, तो 10% कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है मैक्सिमम. तो दे आर शिफ्टिंग इट and they want Burger King Cafe to be added in the portfolio everywhere Burger King store is there. So it will help in the EBITDA accretion in times to come. Though it is not coming yet, it is going to be gradual. अब वो जो होता है ना कि क्रिस्टल गेजिंग वाली बात, वो 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, वो वाली विजन है. बट इसके अंदर नेगेटिव्स भी हैं. एवरस्टोन इज द प्राइवेट इक्विटी पार्टनर ऑफ बर्गर किंग. दे वांट टू एग्जिट. 40% स्टेक है उनके पास. ओ बाबा. जनरल अटलांटिक इज इन द रेस के जनरल अटलांटिक ले ले. बीच में न्यूज़ आ गई थी कि डोमिनोज वाले ले लेंगे, तो बट डोमिनोज ने बोल दिया भाई हम नहीं लेंगे, क्योंकि पोपाइज डोमिनोज के पास है इंडिया में. अच्छा. और बर्गर किंग के पास पोपाइज है इंडोनेशिया में. अच्छा. तो इट वाज ए नेचुरल फिट फॉर डोमिनोज. But then Domino's said कि नहीं, we are not interested, but it will definitely go to General Atlantic as per the news. Okay. I am not sure what will happen, but based on the news, General Atlantic will buy it. They will need a strategic partner who can infuse further capital in the company when the stores will be opened. क्योंकि EBITDA इतना ज़्यादा जनरेट हो नहीं रहा है. Net हो सकता है आगे future dilution भी है. So these are all negative things which are already in my mind.
तो जब मुझे पहले से ही पता है कि इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है, पहले से ही पता है जनरल अटलांटिक ने आना है, तो जब ये होगा तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, तो इट इज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। तो इसीलिए फिर मेरे को तो जब मैं थीसिस बनाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है थीसिस बनाते टाइम कि मेरे नेगेटिव्स क्या हैं मुझे पहले पता होने चाहिए, मेरे को कुछ सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। कल को कुछ ऐसा हो गया जो मुझे पता ही नहीं है तो मेरी थीसिस पूरी गड़बड़ा जाती है फिर। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है, पढ़ के पता लगता है। कैन आई सेफली से दैट यू आर अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यू हैव सिलेक्टेड बर्गर किंग बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट है, बाकी सबका मैथमेटिक्स को देखें और इसका मैथ्स देखें तो डिफरेंट है, तो यू लाइक कॉन्ट्रेरियन प्लेस? नो, सो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स द ओनली प्ले इज स्टोर एडिशन। Okay. But Burger King has 3 plays. Okay. One is economies of scale, second is EBITDA increase, third is store addition. और जो इनकी इंडोनेशिया फ्रेंचाइज है, that is running in losses. अच्छा. That will also break even sometime. That's a fourth play. तो उससे और इसमें क्या फर्क पड़ता है? They console. Indonesia franchise gets consoled in it. अच्छा, तो they own the Indonesia franchise? Yes. ओह अच्छा। तो फिर उसके लिए तो मुझे वो भी स्टडी करना पड़ेगा, इंडोनेशिया मार्केट भी। इंडोनेशियन मार्केट और इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर है इन QSR। अच्छा। ये बहुत ही एवरीबडी नोज इन द QSR इंडस्ट्री के इंडोनेशियन मार्केट और इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। Okay. तो मैं जब कॉन कॉल्स में गो थ्रू करता हूँ बर्गर किंग की, द पर्सन हु इज़ अलाइंड फॉर इंडोनेशिया, ही इज़ वेरी मच फोकस्ड के इंडोनेशिया को ब्रेक इवन कैसे लाना है। तो वो सब काम चल रहा है। I am not advocating to buy Burger King. अरे बच्चे, of course डिस्क्लेमर है कि भैया आप ये बात तो कुछ सोचेगा कि बर्गर किंग मत ले लीजिएगा कल जाके। भाई ये वैसे भी ले भी लेंगे कल, तो इसका कुछ होने वाला नहीं है इमीडिएटली, तो जो होगा कुछ साल बाद होगा। बट हाँ, थीसिस समझने के लिए इट्स अ वेरी गुड केस। हाँ। सो सर, ये टर्न अराउंड आने में सर काफ़ी टाइम भी लग सकता है, तो हाउ लॉन्ग डू यू नो सिट विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फिर एक फैक्टर आ जाता है। तो एज अ वैल्यू बायर हाउ लॉन्ग डू यू सिट विथ योर इन्वेस्टमेंट्स? अगर वो टर्न अराउंड आने में टाइम लग रहा है तो आप क्या एग्जिट कर जाते हो? तो हाउ डू यू डू दैट? ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि कितनी देर तक होल्ड करोगे एक ही प्राइस पे। सबसे पहले तो मैंने अपना ड्रॉडाउन बचा लिया बाय बाइंग एट अ लोअर प्राइस। आई एम ऑलरेडी अप 25%. I can exit whenever I want, but I will not exit because my thesis is still playing out. In order to save the opportunity cost, I do option writing. ओह अच्छा, भारी है बात सामने। So expiry वाले दिन मैं deep out of the money options write कर देता हूँ। अच्छा। After 10:30 जब initial moves आ चुके होते हैं, सब हो चुका होता है, पूरा पोर्टफोलियो मेरा प्लेज रहता है हमेशा। मैं deep out of the money उठाता हूँ, 1 रुपये की ऑप्शन, 2 रुपये की ऑप्शन मैक्सिमम, और जो पता ही है ज़ीरो होनी है, और वो मैं सेल कर देता हूँ। किसमें? स्टॉक में? नो, इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो उसमें से आपका एडिशनल आधा टका तो आ ही जाता है। एडिशनल मेरा महीने का आई थिंक 50 बिप्स बन जाता है। हाँ, वही आधा टका आएगा ही आएगा। हाँ, तो साल का 6% मेरा वो बन जाता है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, जो फिक्स्ड इनकम और इंटरेस्ट रेट वाली और इन्फ्लेशन वाली, उसमें कुछ पार्ट तो कवर हो जाता है। बाकी स्टॉक की जब रन अप आती है ना, तो मेजर पोर्शन ऑफ इट गेट्स कवर्ड। सही, इंटरेस्टिंग। तो मेरे को बहुत लोगों ने डांटा, यार तुम 1-2 रुपए की ऑप्शन, इतना ज़्यादा वेगा होता है, इतना ज़्यादा ये होता है, इतना ज़्यादा वो होता है, कैसे करोगे, मूव आ जाती है। तो उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ अपना 6 रुपये का ऑप्शन का। ओके। तो जब भी मूव आता है, मैंने आई थिंक 2 साल से कर रहा हूँ ये काम, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा। और फिर एक बार एक वही कैपिटल के वो हैं ट्रेड करते हैं प्रशांत मलिक जी, उन्होंने बोला कि यार एक बार ना मार्केट ऐसे बंद हो गई थी बीच में, सर्किट लग गया, तब क्या करोगे, मार्केट बंद हो गई। मैं कहा देखो, सबसे पहले तो सर्किट लगने से पहले मेरा बिक जाएगा, और बाई चांस एकदम से ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई तो इट्स ए ब्लैक स्वान इवेंट, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अल्टीमेटली आई विल हैव टू शेल आउट सम मनी, और ब्लैक स्वान इवेंट इज अननोन रिस्क, वो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर। बट नेट अगर मेरा 95 to 99% विन रेशो है इन एनी स्ट्रेटेजी, इवन इफ इट गिव्स मी मीगर रिटर्न, आई एम हैप्पी टू डू इट। सही। नहीं, वैसे भी अगर आप कॉल बेच रहे तो अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट ऑन द कॉल साइड इज वेरी लेस। यस,
वो बीजेपी जीता था तब मार्केट 15% फ्रीज हुआ था. इट वाज लाइक 10 साल में एक बार 2 बार आएगा वो इवेंट. अभी इसी थर्सडे की बात है. आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल. कल परसों की बात है. और मैंने कॉलें बेची हुई थी ऊपर की 18,600 की और ऐसे. तो मेरे फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया, यार ऐसे ऐसे ना मेरे को लग रहा है आज मार्केट जाएगी नीचे, क्या करना है. कह रहा तो वेट कर ले यार नीचे जाने का, तब बेच लियो. मैंने कहा ठीक है वेट. फिर 2 बजे जाके मैंने नीचे 18,100 की पुट बेची. अच्छा. वो भी 2-3 रुपए की बिकी और फिर मेरा काम हो गया उस दिन का. अच्छा समझ गया. सो थोड़ा सा व्यू लोगों से भी लेता हूँ क्योंकि टेक्निकल तो आता नहीं ना प्रॉपर. इतना है कि 2 सिग्मा के बियॉन्ड की मूवमेंट का कॉल और पुट मैं देखता हूँ. वैसे हमने एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था आपके जस्ट पहले. अच्छा. तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वो सेंटिमेंट्स को निकालते हैं मार्केट में. देखूंगा, वो देखिएगा, देखूंगा ज़रूर. उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको. ठीक है. फिर इसमें नेक्स्ट जो आ जाते हैं बुक वैल्यू मल्टीपल्स होते हैं. बट बुक वैल्यू मल्टीपल ना किसी और कंपनी में नहीं देखना है सिवाय NBFC के. क्योंकि बुक वैल्यू जो होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या नॉन NBFC कंपनी में एक फिक्टिशियस होती है. क्योंकि जो P&L होता है इट इज़ एक्रीटिव, इट इज़ नॉट रियल कैश. जो प्रॉफिट आता है नीचे वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है एंड हेंस योर बुक वैल्यू गेट्स क्रिएटेड. आप सभी CAs को पता है, सभी जो फाइनेंस पढ़ते हैं सभी को पता है ये बात. इसलिए बुक वैल्यू उन कंपनीज में देखना बहुत रिस्की होता है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका अपोजिट होता है. बुक वैल्यू इज कम्प्लीटली रियलाइजेबल टू द पैसा विच इज कोटेड देयर, क्योंकि वो पूरा का पूरा कैश में रहता है. उनकी एसेट्स भी कैशेबल होती हैं, उनकी लायबिलिटीज भी कैशेबल होती हैं, उनका रिजर्व भी कैशेबल होता है. तो इसीलिए बुक वैल्यू मल्टीपल इन एनी NBFC इज ए गुड मेजर टू लुक एट. ओके. मैं फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ एज ए डिस्क्लेमर. एक्सचेंज में मैंने काम किया हुआ है, MCX में मैंने बताया भी था. तो एक्सचेंज के बिजनेसेस मुझे बहुत पसंद हैं. लो कैपिटल हाई रिटर्न बिजनेस. बैंक्स मुझे बहुत अच्छे से समझ आते हैं. NBFCs बहुत अच्छे से. इंश्योरेंस को छोड़ के मुझे सब समझ आ जाता है. इंश्योरेंस मुझे समझ नहीं आती क्योंकि उसके अंदर जो एम्बेडेड वैल्यू निकलती है उसका एक अपना ही लॉजिक है. और वो आजकल के इंश्योरेंस वाले बंदे जो कंपनी चला रहे हैं उन्हें नहीं समझ आती एम्बेडेड वैल्यू कैसे निकालनी. तो मैं तो अधना सा आदमी हूँ, मुझे क्या ही समझ आएगी. तो बुक वैल्यू देखता हूँ वो बैंकिंग एंड NBFCs में. स्पेसिफिकली बैंक्स में आई वॉज वेरी हैवीली इन्वेस्टेड सिंस पास्ट 6-7 मंथ्स. मैंने कोविड लोज में बैंक्स उठाए थे और अभी रिसेंटली दिसंबर में मैंने एग्जिट किया है बैंक से. और मेरे को 1 टाइम से बिलो प्राइवेट बैंक अगर मिल जाए कोई अच्छा टॉप 5-6 में, नॉट बिलो दैट. वो कहाँ से मिलेगा? वो कोविड के टाइम पे ही मिलते हैं. अच्छा. हाँ. उसके बिना मिलते नहीं है. अभी तो एवरेज 3-4 टाइम्स चल ही रहा होगा. So HDFC is trading somewhere around 3 times. Kotak is also similar and ICICI भी कैचअप करके 3 times पे आ ही गया है. Tier 2 में Axis, IndusInd, IDFC and all they are all trading somewhere between 2 to 3. Okay. तो 1 के नीचे ढूंढेंगे. हाँ. और NBFC? NBFC depends. अब जैसे IIFL फाइनेंस है, उसकी कॉस्ट ऑफ फंड ही जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने शुरू हुए थे उसकी कॉस्ट ऑफ फंड 8.25% थी. तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ फंड ऑटोमेटिकली 2 बिप्स बढ़ के 10%, 11% हो जाएगी. करेक्ट. तो वो लोन किसको देगी जो 15%, 16% ब्याज पे ले रहा. तो इट बिकम्स ए रिस्की बिजनेस फॉर मी. करेक्ट. तो मेरे लिए NBFC को पहले स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है कि उसकी कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, उसकी नेट मार्जिन्स क्या हैं. HDFC लिमिटेड वॉज ए वेरी गुड केस फॉर मी. बट मैंने आगे उसका HDFC लिमिटेड का केस भी लिया है उसमें जो रिवर्स मर्जर हो रहा है. आई टॉक अबाउट इट. बट पॉइंट इज सिर्फ प्राइस टू बुक नहीं देखना है. वो वही PE वाला हाल नहीं करना है उसके साथ. समझ. फिर आते हैं साइक्लिकल्स पे. अगेन आई एम ए नोवाइस इन फ्रंट ऑफ जितेंद्र जी. ही इज़ द किंग इन साइक्लिकल्स. बट साइक्लिकल्स मैं जब से मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी है तब से मैं साइक्लिकल्स करता आ रहा हूँ. मैंने शुगर में भी कई बार काम किया है, मैंने स्टील में कई बार काम किया है, सेल में मैंने पर्सनली 4 बार काम किया है. मेरे लिए सेल इज़ ए गुड रेंज टू बाय बिटवीन 30 to 40 एंड गुड रेंज टू एग्जिट बिटवीन 70 to 80. एंड थैंकफुली market has given me 3 times this opportunity to buy at 30-40 and exit at 70-80. But again किसी भी साइक्लिकल में कोई रूल नहीं होता है.
every cycle is different, every steel cycle is different, every sugar cycle is different. कोई भी साइकिल एक साइज की नहीं होती, यानी 2 साल की साइकिल होगी, कभी 4 साल की होगी, और स्ट्रक्चर भी अलग होता है हर साइकिल का. कई बार गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से हो रही है, कई बार डिमांड सप्लाई की वजह से हो रही है, कई बार इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से हो रही है. बहुत सारे रीजंस होते हैं हर साइकिल के. अब मेजर जो 3 तरीके की साइकिल्स जो जितेंद्र जी भी बताते हैं, कमोडिटी प्ले, इंटरेस्ट रेट प्ले एंड बिजनेस साइकिल्स. अब कमोडिटी प्ले जैसे स्टील का प्राइस हो गया, शुगर का प्राइस हो गया, गन्ने का प्राइस MSP पे चलता है हमारे यहाँ पे, तो वो सब कहानियाँ कमोडिटी के प्लेस में आ जाती हैं. इंटरेस्ट रेट प्लेस में वो कंपनीज आती हैं जो NBFCs होती हैं प्राइमरली, बट उसके अंदर एक सेकेंडरी कंपनीज भी आती है जिनके पास डेट है, वो भी इंटरेस्ट रेट प्लेस है. सही बात है. तो जिस कंपनी के पास डेट है वो इंटरेस्ट रेट प्ले है. ठीक है. और तीसरी टाइप की कंपनी होती है बिजनेस साइकिल, जिसमें सीजनैलिटी होती है बिजनेस में. फॉर एग्जांपल वोल्टास, आपका AC सर्दियों में नहीं बिकेगा, गर्मियों में ही बिकेगा, तो वो साइक्लिक है बिजनेस. तो नेट 2-3 तरीके की ही साइकिल्स होती हैं, बट एज पर जितेंद्र जी वो तो कहते हैं सब कुछ साइक्लिकल है. हाँ. और एज पर रिसेंट रामदेव अग्रवाल जी की जो स्टडी आई थी, उन्होंने भी यही बोला है कि वो सब कुछ साइक्लिकल है. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ साइक्लिकल नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि ड्रॉडाउन किस में ज़्यादा आ रहा है. तो दिस इज़ ए केस ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो रिटर्न बन रहे हैं वो नंबर्स आ रहे हैं बाद में और रिटर्न आ रहे हैं पहले. वही क्रिस्टल गेजिंग की जो कहानी मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. आपको नेट ऑन द ग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोविड लोज में और जून के आसपास 30 रुपए का चल रहा था, एंड सडनली दिसंबर में इट जंप टू 120. 6 महीने में 4 गुना हो गया. ठीक है. उसके बाद मार्च में रिजल्ट आता है विच इज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स. करेक्ट. 12,000 करोड़ का प्रॉफिट. पहली बार उन्होंने डिविडेंड दिया पिछले 10 साल में, बट प्राइस ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है. वो 70-80 रुपये पहुंच गया था तब तक. और तब तक तो 70-80 आ गया था. तो जिसने स्टील प्राइसेस को ट्रैक किया है प्रॉपर ड्यूरिंग दैट पीरियड, दे हैव मेड मनी, नॉट द रिजल्ट वेटर्स. करेक्ट. तो नेट कहानी हर जगह पे वही आ जाती है. आपको क्रिस्टल गेजिंग करनी पड़ेगी. फिर नेक्स्ट कहानी आती है टर्न अराउंड्स की. अब टर्न अराउंड भी 3-4 तरीके के होते हैं. कोई कंपनी है, उसने M&A कर लिया, M&A के बाद सिनर्जीज बन गई, और उसके बाद मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई और मेरा मार्जिन इंक्रीज हो गया और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई. ये सब आने में टाइम लगता है. 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं सिनर्जीज आने में. आपको ये देखना है कि सिनर्जीज की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं. ठीक है. फिर कई बार मैनेजमेंट की चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल IDFC फर्स्ट एंड IDFC बैंक. IDFC बैंक एंड IDFC फर्स्ट, कैपिटल फर्स्ट. तो जब इनका मर्जर हुआ तो वी वैद्यनाथन जी आए ICICI का एक्सपीरियंस लेके, कैपिटल फर्स्ट का एक्सपीरियंस लेके. उन्होंने एक विजन लेकर आए कि हम इसको एक रिटेल बैंक बनाएंगे. तो एक विजन थी, वो चेंज करने की विजन थी. तो पूरा दारोमदार जो था वो की मैन पे था, एंड ही विल चेंज इट. एंड एवरीबडी इन द मार्केट इज वेरी बिग फैन ऑफ वी वैद्यनाथन, बिकॉज ही इज़ ए वेरी गुड स्वीट टॉकर. एंड मैंने बताया आपको, मैं CEO ऑफ बार्कलेस के साथ काम किया हुआ हूँ, ex-CEO ऑफ बार्कलेस. तो आई एम एबल टू गेज कि कोई भी बैंक का CEO कैसे बात कर रहा है. अच्छा. तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरे को एज मिलता है. हाँ. तो मुझे अच्छा लगता है वो जो बात करते हैं, पर वो जो बीच में जो काम की बात बोल जाते हैं ना, वो देखने वाली बात होती है. तो बस वही है, दारोमदार ऑन द न्यू गाय, टर्न अराउंड ऑन द मैनेजमेंट. फिर साइक्लिसिटी ऑफ बिजनेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्टील हो गया, वो सब हो गया. फिर आता है स्केल और ऑपरेटिंग लेवरेज का खेल, जो बर्गर किंग का मैं बता रहा था. जैसे जैसे स्केल बड़ा होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी, कॉस्ट कम होगी, एबिटा इंक्रीज होगा, एंड हेंस द कंपनी विल टर्न अराउंड. तो ये सब चीज़ें I'll take in one of the examples which captures all of these things. Okay. एक मिनट में खाली बस ऑडियंस जो उसको बोल देता हूँ कि वीडियो चला गया लंबा, लेकिन थोड़ा और लंबा चलेगा. तो मेरा सजेशन है कि आप ये वीडियो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप किश्तियों में देख पाएँ इस वीडियो को. बिकॉज जल्दी देख लेंगे तो कोई मूवी तो है नहीं, प्रॉपर लर्निंग है. तो पार्ट्स में देखिएगा और 2 बार और देखना पड़ेगा. बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ का.
चलिए कंटिन्यू करते मुझे जो फीडबैक मिलता है ना विवेक जी, जब मैं कहीं पर ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता हूँ, वो बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा डीप में बात करने लग जाते हैं, आप ऊपर ऊपर से बताया करें। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ऊपर से बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बाद में आके बोलोगे आपने ये बोला था। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। आप मेरे हैं तो रुकिएगा मत, इसको आप घंटा भर लेना और लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द टर्न अराउंड केस स्टडीज। आई वाज पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस बैंक सिंस कोविड, अगेन इट्स IDFC, बट आई हैव ऑलरेडी एग्जिटेड 6-7 months बैक। ओके, तो जब इनका मर्जर हुआ था, इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 5 साल की विजन कि हम 5 साल में इसको एक रिटेल बैंक बना देंगे। अब रिटेल बैंक बनाने के लिए आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं उसको भी रिटेल में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। आपका बल्क डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बल्क डिपॉजिट होगा तो सिलिकॉन वैली बैंक हो जाएगा आपके साथ। तो आपको रिटेलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, रिटेलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी भी करना पड़ेगा और एसेट भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। तो वी वैद्यनाथन जी आए, उन्होंने बोला हम इसको प्रॉपर रिटेल बैंक बना देंगे। इन्होंने कासा जनरेट करनी शुरू करी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, 7% किया, कासा आनी शुरू हो गई और सडनली दे वर एबल टू कैप्चर लॉट ऑफ कासा। 70% कासा है आज के टाइम पे, 50% कासा, विच इज़ अनहर्ड ऑफ इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओनली कोटक वॉज एबल टू अचीव इट बिकॉज दे गेव 6%, और आज भी देते हैं वो 5.5 के आसपास। फिर इन्होंने जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बुक थी जिससे मेजर NPA आता था, वो इन्होंने वाइंड डाउन करनी शुरू करी, धीरे 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 वाइंड डाउन, एवरी ईयर दे केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। सो जो विजन वी वैद्यनाथन जी ने दी थी वो कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट करते चले गए, और उनकी जो कोर कॉस्ट टू इनकम रेशो थी जो उन्होंने विजन दी थी 55% की, दे केप्ट ऑन वर्किंग टुवर्ड्स इट। जब उन्होंने मर्जर किया था इट वाज क्लोज टू अराउंड 96%। बाय दिस दिसंबर, बाय मार्च दे हैव ऑलरेडी रीच 72%, बट अभी उनकी गाइडेंस आ गई है 65% की। ओके, तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो यही एग्जांपल था। अच्छा अच्छा। अब आप टर्न अराउंड देखिए यहाँ से, जैसे जैसे इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज आ रही है, जैसे जैसे इनके लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, रिटेल लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनका कॉस्ट ऑफ कासा जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, वैसे वैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो एक ऑपरेटिंग लेवरेज आ रही है। नेट नेट कहानी क्या है, M&A हुआ, आपने DNA चेंज कर दिया बैंक का, फ्रॉम ए DFI टू ए रिटेल बैंक, एंड देन you change it into something which can become profitable by closing the NPA cycle. जो पहले NPAs में फंसे हुए थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में, वो सब क्लीन करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, एक तो मर्जर सिनर्जीज थी, क्योंकि पहले वो उनके पास पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग बुक थी और कैपिटल फर्स्ट के पास पूरी रिटेल बुक थी। जब मर्ज हुए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। स्केल और ऑपरेटिंग लेवरेज आया जैसे जैसे बड़े हुए, जो सेकंड फैक्टर जो मैं बता रहा था। और जो नया बंदा आया वी वैद्यनाथन, ही वॉज रियली गुड गाय, गुड पेडिग्री, ICICI का एक्सपीरियंस, कैपिटल फर्स्ट का एक्सपीरियंस, अच्छा काम किया हुआ है, पूरी इंडस्ट्री उन्हें जानती है। तो पूरा का पूरा उन्होंने टर्न अराउंड शुरू किया। और साथ में एक जो बड़ा इनपुट मिला वो इंटरेस्ट रेट साइकिल का मिल गया, जो पिछले 1 साल में इट हैज़ प्लेड आउट वेरी वेल। तो आप पिछले 1 साल का प्रॉफिट भी देखेंगे तो 600 करोड़ से उठ के 800 करोड़ रुपए हो गया है। सो नेट नेट अगर चारों चीज़ें मेरी मैच कर रही हैं, इट फॉल्स इनटू माय थीसिस। बट अगर उस थीसिस में कहीं पे फिर कुछ दिक्कत आती है, यू हैव टू एक्सिट। फिर आते हैं स्पेशल सिचुएशंस पे। और स्पेशल सिचुएशंस भी कई तरीके की होती हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, रिवर्स मर्जर हो गया, आजकल तो बहुत सारे रिवर्स मर्जर भी आए हुए हैं, डी मर्जर भी होते हैं, बहुत फंड रेज हो जाता है, और बहुत सारे अदर केसेस भी होते हैं विच आर नॉट यूजुअल बिजनेस केसेस। कुछ भी ऐसा जो कंपनी आम तौर पे नहीं करती है, दैट्स ए स्पेशल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग बहुत लोग करते हैं, मेरे टच में भी बहुत लोग हैं जो करते हैं, बट अगेन हर बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है एंट्री और एग्जिट की। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउ EBITDA and PAT accretive M&A transactions are done. अब ये एक कंपनी है, वो कंपनी B को एक्वायर कर रही है with the synergies of aiming to cut the OPEX by 10%. जब सिनर्जी हो जाएगी तो 10% OPEX उनका कट हो जाएगा in the merged entity, and is okay to buy lower EBITDA margin company at the same multiple as their own. Okay. मतलब मेरा EBITDA मार्जिन 12-12.5% का है, उनका EBITDA मार्जिन 12% का है,
बट मेरे को ओके है उसको बाय करना सेम मल्टीपल पे जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पीई मल्टीपल पे। तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? मार्केट कहेगी नहीं है आज की डेट में, लेकिन मेरे को तो आगे का देखना है। तो जैसे ही मैं ये अनाउंसमेंट करूंगा ना कि मैं सेम पीई मल्टीपल पे खरीद रहा हूँ, मार्केट मेरी पिटाई कर देगी कि तुम क्यों सेम मल्टीपल दे रहे हो, तुम्हारा तो एबिटा ही डाइल्यूट हो जाएगा, तो क्यों दे रहे हो तुम। बट जो प्रमोटर है उसकी विजन अलग है। प्रमोटर चाह रहा है कि मेरी 10% ओपेक्स कट हो जाए ओवरऑल। वो सिनर्जी है, वहां से मेजर पैसा बनेगा। तो इन दिस केस देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन में कंपनी बी इज गुड एंड कंपनी ए हैज ए 50%, सो माई मर्ज्ड एंटिटी विल हैव ए एक्रीटिव ऑपरेटिंग मार्जिन। बट अगर मैं एबिटा मार्जिन की बात करूं, एबिटा मार्जिन इज डाइल्यूटिव, तो दिस विल बिकम विदाउट सिनर्जीज एबिटा इज डाइल्यूटिव, बिकॉज मेरा 12.5% से एबिटा जो है 12.4% आ रहा है। तो ये सब देख के मार्केट की पिटाई होगी। बट जैसे ही मेरी सिनर्जीज आएंगी आफ्टर 2 years और 3 years, वट एवर द प्रमोटर इज थिंकिंग, तो मेरा जो ओपेक्स है इट विल कम डाउन बाय 10%, विच इज 990 विल बिकम 890, और वहां से मेरा एबिटा जो है 310 की बजाय 409 बनेगा अगर सब कुछ सेम रहता है। और मेरा एबिटा मार्जिन 12.4 से उठ के 16 पॉइंट कुछ हो जाएगा। एंड हेंस अगर मुझे सेम मल्टीपल मिलता है एबिटा पे जो कि आज 5000 है और मैंने बाई किया 1200 पे 20 टाइम्स पे, तो मेरा फ्यूचर में पैसा बनेगा 1200 करोड़ रुपए लगा के 3000 करोड़ रुपए, विच इज व्हाट द प्रमोटर इज वर्किंग टुवर्ड्स। प्रमोटर आजकल के प्राइस को नहीं देख रहा ना, प्रमोटर को तो अपना धंधा बढ़ाना है और फ्यूचर में पैसा बनाना है, और छोटा मोटा पैसा ऐसे तो बनता नहीं है। यू हैव टू टेक बिगर बेट्स एंड हेंस यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स। मार्केट को जब ये रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, आपको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा कोई लाइव एग्जांपल है? No, I don't have the live example. This is a hypothetical example, Okay. but I will take one of the examples which is opposite to it. Okay. It recently happened. Okay. Reverse merger of 2 listed entities. बहुत सारे reverse mergers announced हुए हैं। स्पेसिफिकली आरबीआई ने डायरेक्टिव दिया था पीछे 2-3 साल पहले कि जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है दे विल बी मर्ज्ड इनटू ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंपनीज। Okay. स्पेसिफिकली बैंक्स। Okay. Ujjivan Small Finance Bank would be merged with Ujjivan. Equitas will be merged with Equitas Small Finance Bank. Same with IDFC Limited and IDFC. Similarly, HDFC Bank ने recently announce कर दिया HDFC Limited के साथ कि क्योंकि regulatory framework of NBFC has gone at par with the bank, it is better to merge with the bank. तो कोई regulatory arbitrage बची नहीं है हमारे लिए कि हम अलग अलग रहें, बराबर, तो इसलिए हम merge कर देते हैं। But HDFC Limited historically has traded at a discount to HDFC Bank in terms of intrinsic value. True. जो उनकी शेयर होल्डिंग है HDFC बैंक के अंदर उसकी वैल्यू निकालें, बाकी सब कंपनीज की वैल्यू निकालें तो 20-30% का डिस्काउंट निकलता है। Right. लेकिन जब इनका मर्जर अनाउंस हुआ वो उन्होंने मार्केट कैप उठाई और उसी रेशो में स्वैप कर दिया। तो जो डिस्काउंट का बेनिफिट था HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को वो उनको नहीं मिला। करेक्ट। तो ये सब देखने की बात है कि जब आपका मर्जर या रिवर्स मर्जर हो रहा है वो उसमें आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल उज्जीवन एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दे यूज्ड टू ट्रेड एट 40% डिस्काउंट बैंक और होल्डिंग के बीच में। जब मर्जर आया तो डिस्काउंट जो उन्होंने अनाउंस किया वो 10-15% का ही डिस्काउंट अनाउंस किया। तो 25% का फायदा हो गया जो होल्ड को होल्ड कर रहे थे। सेम हैपेंड विद इक्विटास ऑल्सो। इक्विटास 30-35% के डिस्काउंट पे ट्रेड करता था और 5-10% के डिस्काउंट पे उन्होंने स्वैप अनाउंस कर दिया। तो ये दीज आर की लाइफ केस स्टडीज, बट मोस्टली होल्डकोज विल ऑलवेज ट्रेड एट अ डिस्काउंट अनलेस अंटिल देयर इज अ इवेंट कमिंग इन द फ्यूचर विच इज़ वेरी नियर, वो डिस्काउंट कम नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम महाराष्ट्र स्कूटर ले लें बजाज फाइनेंस का और कामा होल्डिंग ले लें SRF की, दैट डिस्काउंट विल नॉट गो अवे। दैट डिस्काउंट कैन वेरी बिटवीन टाइम्स एंड साइकिल्स, बट नेट यू हैव टू सी कि कब लेना है और कब नहीं लेना है। सही। IDFC और IDFC लिमिटेड का बैंक और लिमिटेड का ऑलरेडी मर्जर का डिस्कशन चल रहा है। स्वैप रेस इज एक्सपेक्टेड। राइट नाउ द शेयर प्राइस रेशो
is 1:1.35. तो लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट 1.35 and bank is trading at 1. However, the intrinsic value as per the books and the balance sheet is 1.6. तो वो 1.6 के इंट्रिंसिक वैल्यू पे 1.35 ट्रेड कर रहा है. अब जो स्वैप आएगी वहाँ से वो मूवमेंट आएगी. अगर किसी को लगता है कि स्वैप 1.5 आएगी तो उसके लिए 0.15 बिप्स का अपसाइड है. किसी को लगता है 1.6 की स्वैप आएगी तो उसके लिए 25 बिप्स का आर्बिट्राज है. करेक्ट. सो ये आपको पढ़ के पता लगेगा कि कितनी स्वैप आनी है, कितना निकलना है. पुराने केस स्टडीज पढ़ के पता लगेगा. करेक्ट. तो ये HDFC और HDFC बैंक वाला रेशियो ये सही है? सो इन्होंने मार्केट रेट पे किया है. तो अब दिस इज बेनिफिशियल फॉर द बैंक शेयर होल्डर्स एक्चुअली, बिकॉज इक्विटी कम हो जाएगी इससे बैंक की. क्योंकि 30% जो डिस्काउंट उन्हें मिल रहा था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर मिल गए उन्हें. तो जो लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बैंक तो मिल जाएगा, बट उन जो डिस्काउंट उन्हें मिल रहा था वो ऑलरेडी डिस्काउंट में ही रह गए जिंदगी भर के लिए. ट्रांसफर हो गया डिस्काउंट. वो ट्रांसफर डिस्काउंट मतलब थप्पा लग गया कि अब तो रहेगा, अब इतना ही रहेगा. बट ऐसा ओवरऑल इतना बड़ा जो अब ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये, तो अब उसकी ग्रोथ तो हमेशा क्वेश्चन में आएंगे. बिल्कुल. तो इसीलिए उसको मल्टीपल नहीं मिल रहा है. पहले जो 4.5 के मल्टीपल पे प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता था, इसलिए वो 3-3.25 के आसपास. तो जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा होगा तो वो लोग ये सब नहीं सोचता है कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर का तो ओवरऑल फ्यूचर वेल्थ क्रिएटिंग थोड़ा. हाँ, सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड कि हम बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोलेंगे. ब्रांच एक्सपेंशन इसलिए HDFC बहुत ज़्यादा कर रहा है. ओके. जब तक वो ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करेंगे वो फ्यूचर ग्रोथ आ ही नहीं पाएगी. बट एज अ बैंक बहुत ज़्यादा ब्रांच खोलने पे इनएफिशिएंसी भी तो आती है. बिल्कुल आती है. मतलब कॉस्ट टू इनकम प्रेशर आ गया इतना. HDFC बैंक पे ही कॉस्ट टू इनकम प्रेशर आ गया. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव इंक्रीज देयर कॉस्ट टू इनकम रेशियो पिछले 2 क्वार्टर में. प्लस परफॉर्मेंस भी है ना. अब मैं जैसे HDFC बैंक का कस्टमर हूँ तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये उतना मिस सेलिंग हो रहा है, उतना प्रेशर टू दी कोर टीम हो जाती है. बट नो ऑफेंस टू HDFC टीम, दे हैव डन गुड वेल. बट मेरे को HDFC बैंक के जो अब ब्रांचेस लगती हैं बहुत कॉम्प्लेसेंट लगते हैं. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब एज अ कस्टमर नाउ फील गुड नहीं रहा. एज ए कस्टमर कॉम्प्लेसेंसी आ गई है. तो इसीलिए फिर मेरा मन भी नहीं करता है HDFC के ब्रांच में जाने का और कुछ काम करने का. तो नेट जो न्यू एज ब्रांच बैंक्स हैं हु आर हंग्री फॉर बिजनेस, दे आर रनिंग आफ्टर मी टू गिव मी सर्विस. व्हाइल HDFC से लेना है लो, नहीं लेना मतलब हमारे पास ऑलरेडी दुनिया है करने को. तो ब्रांचेस ज़्यादा करना इज एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव, नो? It can for be. a banking system. It can be, but India is actually a very touch point sensitive market. आप अगर एक टाउन में ब्रांच नहीं खोलेंगे तो लोग आपके पास डिपॉजिट करेंगे ही नहीं. वो ऑनलाइन में डिपॉजिट वाला काम नहीं चलता है इंडिया में. इंडिया में टच पॉइंट सेंसिटिव मार्केट है, तो वो टच पॉइंट सेंसिटिव मार्केट को ही कैप्चर करना चाह रहे हैं. एंड दे आर गोइंग द SBI वे. दे वांट टू कैप्चर द डिपॉजिट्स ऑफ SBI, जो कि हर जगह पर है. करेक्ट. सही है. डीमर्जर ऑफ 100% सब्सिडियरी इनटू 2 लिस्टेड एंटिटीज. तो बहुत से एग्जांपल्स हैं. मिर्जा का भी हुआ है, पिरामल एंटरप्राइज, पिरामल फार्मा. बट इसमें भी ना जब डीमर्जर हो रहा है आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है जो डीमर्ज एंटिटी है उसमें कितनी वैल्यू क्रिएट होगी आपकी. और जब डीमर्ज होने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बाइफर्केशन हो रहा है उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. वो अगर गड़बड़ हो गई तो आपका पैसा नहीं बनेगा. जैसे पिरामिल के अंदर में पिरामिल एंटरप्राइजेस पार्क्ड सम ऑफ द लोन्स इन पिरामिल फार्मा व्हिच वर सपोज्ड टू बी इन पिरामिल एंटरप्राइज. अब पूरी दुनिया एनालिस्ट पूछ भी नहीं रही है उनसे क्योंकि देयर इज ए प्रेशर बिकॉज द प्रमोटर इज ऑफ सच ए पेडिग्री. बट पॉइंट इज एज ए शेयर होल्डर यू आर नॉट एबल टू मेक मनी इन इट बिकॉज आपने जो एंटरप्राइज का लोन था वो पिरामिल फार्मा में शिफ्ट कर दिया. एंड एंटरप्राइज हैज इट्स ओन इश्यूज. दे आर सिटिंग ऑन DHFL की लोन बुक, सो उनके साथ भी अपने इश्यूज हैं. सो नेट कहानी ये है कि पढ़े बिना कुछ समझ नहीं आता है. बट एक शेयर होल्डर जो कि मेन कंपनी में शेयर होल्डर था जब डीमर्ज हुआ तो दोनों ही कंपनी में शेयर होल्डर बन गया ना. दोनों कंपनी में शेयर होल्डर बन गया. बट द वे इट वाज डन, शेयर होल्डर्स वर एक्सपेक्टिंग कि एंटरप्राइज का लोन एंटरप्राइज के पास रहेगा, फार्मा विल बिकम ए कंप्लीट फार्मा कंपनी. अच्छा, तो कई बार होता है कि कोई इन्वेस्टर बोलता है मेरे को फार्मा में इन्वेस्ट नहीं रखना है तो वो उसको बेच देता है, कोई इन्वेस्टर ले लेता है उसको. सेंटिमेंट डैम्पनर हो जाता है. सेंटिमेंट डैम्पनर इज कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया हो इन्वेस्टर ने और मैनेजमेंट वो कर दे
तो वो सेंटिमेंट डैमेज है। समझ गया। रेड टेप और मिर्जा में भी यही है, सही कुछ हुआ है। रेड टेप यूज्ड टू क्रिएट 90% ऑफ प्रॉफिट्स इन द मर्ज्ड एंटिटी। जब डीमर्जर हुआ उसके बाद कॉस्टिंग आई तो उन्होंने 45% कॉस्टिंग इंटरनेशनल को दे दी और 55% कॉस्टिंग रेड टेप को दे दी, जबकि 90% ऑफ प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम रेड टेप। तो रेड टेप बैठ गया। रेड टेप अभी लिस्ट ही नहीं हुआ है। अच्छा। और मिर्जा इंटरनेशनल जो 30 रुपए पे लिस्ट हुआ था, सडनली कॉस्टिंग आने के बाद वो 60 रुपए का हो गया क्योंकि कॉस्टिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी। सो ऐसा नहीं है कि इन सब केसेस, डिमर्जर केसेस में पैसा लूज ही होता है। ऐसे बहुत से सक्सेस केसेस भी हैं जहां पैसा बनता भी है। अदानी इज वन ऑफ देम। जितनी भी चाइल्ड एंटिटीज बनी हैं, जिसने अदानी 2015-16 में लिया होगा एंटरप्राइज और चाइल्ड एंटिटीज मिली होंगी, इट इज़ ए ट्रिमेंडस वेल्थ क्रिएटर फॉर देम। मेरे नॉलेज में एक हैं, उनके पास 20,000 अदानी एंटरप्राइज के शेयर पड़े हैं, वो छोटे 3 डिजिट्स में, और उनका पोर्टफोलियो हैज़ बिकम ह्यूज। मतलब 1-2 करोड़ का पोर्टफोलियो होता था उनका, वो आज 40 करोड़ के पोर्टफोलियो में बैठे हैं। तो बहुत ही मतलब देखने वाली चीज़ होती है कि विजन क्या है आगे और आगे क्या होगा। बहुत से एग्जांपल्स है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने फार्मा की कंपनी निकाली, बट सम फंड्स हु आर ओनली फोकस्ड ऑन केमिकल कंपनीज, and if they get pharma company in between, they would have to sell the pharma company. And hence initially जैसे ही pharma list हुआ उसमें selling pressure बढ़ा because of institutions started selling, but there will be a time when all that holding has been offloaded and market has absorbed it, and that is the time to look at it. सही। Some of the failed companies are Anil Ambani parent companies जो again industry से ही निकले थे शुरू में। तो अनदर काइंड ऑफ स्पेशल सिचुएशन इज फंड रेज। कई बार कंपनियां जो हैं इक्विटी रेज करती हैं, कन्वर्टिबल डेट होता है, राइट्स होते हैं, एफपीओस होते हैं। ऑल ऑफ दीज इम्पैक्ट माय ईपीएस इन द लॉन्गर रन। कल को ईपीएस डाइल्यूशन आएगा तो मेरा ऑब्वियसली इवन एट द सेम पीई माय प्राइस विल कम डाउन, एंड हेंस एवेंचुअली आई वुड हैव टू सीव थ्रू कि कौन क्या कर रहा है। बैंकों के अंदर बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन होता है, वो किस प्राइस पे हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इक्विटी रेज, फंड रेज जो भी हो रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट फॉर केपेक्स, इफ इट इज़ ए कन्वर्टिबल डेट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, उसको आज ही डाइल्यूट कर दो। भले ही वो कन्वर्टिबल डेट है, आपको डाइल्यूटेड बेसिस पे ही देखना है। तो जो कन्वर्टेबल डेट अगर उसके टर्म्स वगैरह के अंदर में लिखा रहता है हाँ, ये इस प्राइस पे कन्वर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो प्राइस करंट प्राइस के नीचे है देन इट बिकम्स नेगेटिव। हाँ, बिकॉज़ आपने डाइल्यूशन कम वैल्यू पे कर दिया और शेयर बढ़ा दिया। यस, अगर हायर प्राइस पे हुआ है स्टिल योर इक्विटी बेस इज इंक्रीजिंग। वो बात सही है, बट एक्चुअली मेरे को ऊपर का वैल्यूएशन मिल गया ना। हाँ, बट यूजुअली होता क्या, मोस्ट ऑफ द कन्वर्टिबल डेट दे फॉल अंडर द रूल ऑफ सेबी कि यू कैन नॉट डू इट एग्जॉर्बिडेंटली हाई और एग्जॉर्बिडेंटली लो। लास्ट 6 महीने का एवरेज और ये सब लेके ना। अच्छा, तो वहां पर अटक जाती है कहानी। समझ। रीसेंट एग्जांपल ऑफ अदर केसेस इज सीमेंस। सीमेंस ने अभी रिसेंटली एक अपनी सब्सिडरी को अपनी पेरेंट कंपनी को बेच दिया, जो इंडियन कंपनी है। उसने पेरेंट कंपनी को बेच दिया 2200 करोड़ में, और बोल दिया कि हम ये पूरा 2200 करोड़ जो इंडियन कंपनी रिसीव करेगी उसको एज ए डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स में बांट देंगे, हम स्वच्छ हैं बिल्कुल, हम जितना पैसा ले रहे हैं वो पूरा आपको दे देंगे। बट द पॉइंट इज, जो कंपनी उन्होंने बेची है उसका एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज हायर देन द पेरेंट कंपनी लिमिटेड, जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है, एंड हेंस इट शुड गेट ए हायर वैल्यूएशन देन द पेरेंट कंपनी, राइट। अब प्राइस टू सेल्स जो सीमेंस को मिलता है वो मिलता है समवेयर अराउंड 8.5, और सेम प्राइस टू सेल्स अगर उसको देते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है 9,000 करोड़ के आसपास। ओ बाबा, 9,000 करोड़ का माल बोलो 2200 में भी दे दिया। हाँ, अब क्योंकि 12.5 का मार्जिन है विच इज बेटर देन द पेरेंट कंपनी, उसकी वैल्यू तो 9,000 से भी ऊपर होनी चाहिए, राइट। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई, मार्केट ने सीमेंस के शेयर को 7-8% से डिस्काउंट कर दिया। बहुत कम डिस्काउंट किया, 7-8%। को तो लंबा पेनल्टी डालना चाहिए। तो जब 7-8% की वैल्यू मैंने निकाली, इट वाज कमिंग क्लोज टू अराउंड 14,000 करोड़। ओह अच्छा। इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हियर। अच्छा। 9,000 वो हो गए प्राइस टू सेल्स, थोड़ा सा और मैं प्रीमियम ले लेता हूँ तो 11,000-12,000 के आसपास, प्लस 2,000 का वो बेच ही रहे हैं, 14,000 करोड़ की वैल्यू मार्केट ने उसे दे दी। वही एक्रेटिव और डाइल्यूटिव का जो कंसेप्ट जो मैं बता रहा था,
इट फिट्स राइट हेयर कि जो वो this is a dilutive transaction for Siemens Limited shareholders because the bigger margin company is going into outside the business and they are selling it for peanuts. तो वहाँ पर सारी कहानी आ जाती है. एक और कंपनी हिंदुजा सॉल्यूशन भी एक कंपनी हुआ करती थी. Yes. उसने भी कुछ ऐसा ही कांड किया था. हाँ, ऐसा कुछ हुआ था, but I do not have the much details on it. I'll read about it. हाँ नहीं, बट मोटा मोटी वही था कि अखैर वो तो बदनामी है ये सब काम करने. ये तो सीमेंस जैसी मल्टीनेशनल इसको तो नहीं करना चाहिए था. हाँ. फिर जो लास्ट कैटेगरी में जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा पैसा बना, जो मैंने बताया जी, ये सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है. अच्छा. इसमें श्योर डेथ होती है. अच्छा. अगर आपने पढ़ा नहीं, आपने वैल्यू एसरटेन नहीं करी और आपने लीगल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, आपकी मृत्यु तय है. मतलब मृत्यु का मतलब है ज़ीरो, पैसा ज़ीरो हो जाता है. आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया है और आपने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, उस 1 लाख का आपको 10 रुपये भी वापस नहीं मिलेंगे. नियर एग्जाम्पल्स आर UVSL, उत्तम वैल्यू स्टील. उसका शेयर शायद 50 पैसे का चल रहा था. मैं चिल्ला के थक गया. उनकी एक फॉरम थी, मैं बता के थक गया, क्योंकि फ्री का ज्ञान है कोई मानता नहीं है. तो तुम तो ऑपरेटर हो, तुम खरीदना चाहते हो हमसे. मैंने कहा भैया इसके शेयर जीरो हो जाएंगे, निकल जाओ. नहीं, सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग, वी शुड आल्सो बाय, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड. ये वो, यार रेजोल्यूशन प्लान पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ना किसी ने. सो पॉइंट इज, जिसने ऊपर के 5 चीज़ों में महारत हासिल कर ली है, उसी को ही IBC में घुसना चाहिए. वो भी तब जब आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आती है. इनिशियल केसेस ऑफ IBC केसेस में पैसा बनने का फिर भी मौका था. आज के टाइम में जितने भी IBC केसेस आ रहे हैं, रीसेंट एग्जांपल बीइंग सिंटेक्स, इक्विटी इज कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ. कोई पैसा नहीं मिलता पुराने शेयर होल्डर को. कंपनी IBC में जाती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर के साथ, बैंकों के साथ, नया बंदा आता है, कहता है मैं बैंकों को पैसा दे दूंगा, पुराने शेयर होल्डर को वाइप ऑफ करो, कंपनी मेरी हो गई. सो नेट इट्स नॉट एन ईजी टास्क. डोंट ट्राई इट. मेरा पैसा बना है, आपका भी बनेगा, जरूरी नहीं है. मेरा उसके बाद नहीं बना है, उसके बाद मैंने डाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पढ़ने के बाद. इन सब कहानियों में मिला जुला के यही बनता है कि मेरे को अपना ड्रॉडाउन बचाना है. जहाँ पर मेरा ड्रॉडाउन कम है, वहाँ पर मेरे चांसेस ज़्यादा है रिटर्न बनने के, क्योंकि मैंने अपना लॉस कवर कर लिया. इट वॉज ए लॉन्ग प्रेजेंटेशन, बट होपफुली इट हेल्प्ड एवरीवन. एंड कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आई कैन. हमारे MBA स्कूल के अंदर में इलेक्टिव्स होते हैं. आप भी तो MBA किए हुए है ना. 2 इलेक्टिव, 4 इलेक्टिव. ये कोर्स को ये फेस टू फेस का एक्चुअली 2 इलेक्टिव देके MBA स्कूल में मैंडेटरी कर देना चाहिए. दिस इज सच अ रिच कंटेंट, प्रैक्टिकल, रियल. ये सैपम वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं, तो क्या वैल्यू है उन सब का. जबरदस्ती का बुक पढ़ाते हैं. दिस इज रियली गुड. मज़ा आया. थैंक यू. आई थिंक वी मे हैव फ्यू क्वेश्चंस. यू गाइस हैव क्वेश्चंस? हाँ, पूछना चाहेंगे आप? चलिए, कुछ 10 मिनट और रखते हैं. ठीक. क्वेश्चन जो भी है कुछ ले लेते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे वीडियो. और आप लोग के पास भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा. अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो मैं पकड़ लूँगा वापस से, और एक लाइव सेशन भी कर लूँगा इनके साथ कभी. तो आपके जो क्वेश्चन है नीचे वाले, वो लेके उनके भी आंसर्स निकलवा लूँगा. 100%. चलिए. हेलो सर. हाय. सो माई क्वेश्चन इज डैट, जैसे आप बोले कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 20% ड्रॉ डाउन मैक्स ऑन द कैपिटल, बट आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन 4 to 5 स्टॉक्स, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 100% इक्विटी में रहेगा या उसका भी डाइवर्सिफिकेशन है आपका? मीन्स 100% इक्विटी, मीन्स टोटल कैपिटल अगर 1 करोड़ है तो मैं पूरा 1 करोड़ इक्विटी में लगाऊंगा, उसमें 4-5 स्टॉक खेलूँगा, देन इट इज़ वेरी रिस्की. ओके. सो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सबसे पहले तो बीइंग ए फाइनेंशियल फ्री पर्सन, आई हैव टू फर्स्ट डाइवर्सिफाई माई सेल्फ इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस. राइट. रियल एस्टेट इज वन ऑफ देम, डेट एंड इंटरेस्ट रेट सिक्योरिटीज आर वन ऑफ देम, इक्विटीज इज वन ऑफ देम. सो मेरे को जो कंफर्ट मिलता है हायर एलोकेशन का, इट्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड इनटू अदर एसेट्स. जो भी इक्विटी का पोर्टफोलियो है, इट मस्ट बी समवेयर अराउंड 40 to 50% ऑफ माई नेटवर्थ. ओके. एंड हेंस और जो ड्रॉडाउन की मैं बात करता हूँ, वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को उस 50% ऑफ एसेट में से भी
ड्रॉ डाउन नहीं चाहिए। तो मैं उसमें कॉन्सेंट्रेट इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि इसके नीचे ड्रॉ डाउन किसी भी स्टॉक का 20% से ज़्यादा नहीं है। अगर है तो आई शुड बी रेडी टू एवरेज। ओके, पर वो 5 स्टॉक में एवरेज करेंगे। हाँ, और छठा स्टॉक आ गया तो छठा स्टॉक पढ़ते पढ़ते छठा स्टॉक भी तो आ सकता है। उसको आई हैव टू इवैल्यूएट देन आउट ऑफ द 5 इफ दिस 6 स्टॉक कैन गिव मी बेटर रिटर्न देन आउट ऑफ द 5। हाँ, if it has the potential to give me better return than out of the 5, then I will exit the least potential stock and enter into that. वो आप करते हैं? हाँ, मैंने रिसेंटली किया भी है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो आपने बैंक वाला केस किया है, हाँ, तो मेरे पास बैंक से पहले 6 स्टॉक थे। अच्छा, धीरे धीरे मैं एग्जिट करा स्टॉक, मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। आई कंटिन्यू टू डिप्लॉय द सेम कैपिटल इन द वन स्टॉक वेयर आई हैड इन्वेस्टेड 20%। और ग्रेजुअली एक टाइम ऐसा आ गया मैं 6 महीने तक 100% एक स्टॉक में इन्वेस्टेड था। 100% एक स्टॉक में? That's too risky because as per the portfolio management जो हमें सिखाई जाती है, it is very risky. But the point is my buying price was one time price to book. That's where the comfort is. One time price to book प्राइवेट बैंक में लाने के लिए एक और कोरोना करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। सो नेट आपका जो ड्रॉडाउन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर बाइंग प्राइस। बट मेरी कंप्लीट रिक्वेस्ट है किसी से भी, डू नॉट फॉलो माई इन्वेस्टमेंट थीसिस। ये क्या बात हुई? बिकॉज ये दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माई बिहेवियर। आपको पहले अपना बिहेवियर देखना है। वो ठीक है, लोग आपके जैसा अगर सोचने लग जाए तब तो ठीक ही है। सही है, चलिए। हाय सर, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लाइक आपका एक हो सकता है कि कितना मेरे को इतना रिटर्न मिल गया है, मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, या फिर आप टेक्निकल यूज़ करते हैं कि निकलने के लिए, अगर आप उस पर कुछ थोड़ा। हाँ, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी विच आई सेड देयर आर 2 ways आई एग्जिट। वन इज़ मेरी थीसिस चेंज हो जाए, थीसिस चेंज हो गई, जो भी प्राइस है निकल गया। अब रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं एग्जिट तो कर गया बट स्टॉक तो अभी भी भाग रहा है, मैंने तो मिस आउट कर दिया। वही अभी जो बैंक वाला। हाँ, बैंक वाला। हाँ, मैंने 58 पे एग्जिट कर दिया, 80 रुपये का हो गया। हाँ। यार मैं तो 100% पोर्टफोलियो एलोकेशन, पूरा पोर्टफोलियो 60% ऊपर होता मेरा। ओह माय गॉड, मैं कह यार ये तो गलती हो गई। सो आई हैव स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स टेक्निकल्स फॉर एग्जिटिंग। ओके, आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट 200 EMA, 200 DMA, अदर एग्जिट पैरामीटर्स। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो एक बार अगर मेरा फंडामेंटल एग्जिट कहीं पर ट्रिगर आ जाता है, आई एम रेडी टू एग्जिट द स्टॉक इफ माय टेक्निकल आल्सो गिव्स मी एन एग्जिट। गॉट इट। तो लर्निंग चल रहा है, वो टेक्निकल। हाँ, एग्जिट इज वर्क इन प्रोग्रेस। सही है, चलिए क्लोज करते हैं इसको। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और आएंगे ही, बट ऑब्वियसली वी हैव टू लिमिट थिंग्स समवेयर, बिकॉज आपका भी एक टाइम इतना मिल गया, उससे भी हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट रहने वाले लोगों में से हम लोग। थैंक यू सो मच आने के लिए और यू नो गिविंग सो मच नॉलेज। आई थिंक अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। बहुत अच्छा एक हमको कंटेंट मिला है एंड वी आर गोइंग टू चेरिश दिस फॉरएवर। और कुछ और इसके बाद और थोड़ा बहुत इंगेजमेंट आपके साथ रहेगा 100% क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ डू रिप्लाई। बिल्कुल या चलिए दोस्तों, ये था एक अगेन एक लंबा वीडियो। तो जो लास्ट तक रुके हैं एक शाबाशी दीजिए अपने आप को, बिकॉज पैसा तो आप ही बनाने वाले हैं। जो आते हैं ना एंटरटेनमेंट लेके चले जाते हैं, उनको बाय बाय करता हूँ मैं, और जो लास्ट तक रुकते हैं उनको शाबाशी देता हूँ, बिकॉज ये सब फेस टू फेस ना लास्ट तक रुक के ही फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बस जुड़े रहिए ऐसे ही। और किसी स्पेसिफिक इंसान का आप चाहते हैं कि हम फेस टू फेस करें तो आप कमेंट में उनका नाम लिखिएगा, हम उनसे बात करेंगे, एवेलुएट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। और आप बस और हमको सपोर्ट करते रहिए ऐसे। शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज नॉलेज बढ़ने से, शेयर करने से ही बढ़ता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.